चले बेटा है सर, क्या बोलता है ये? देखें दोस्त, बोलता है बेटा अंजलि इज अ सोल ट्रेडर, शी डज नॉट मेंटेन अ फुल सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। मैंने आपसे कहा था बेटा, जब आपको पढ़ाया था, जब आपसे कहा था बेटा, जब भी ये वर्ड लिखेगा आपका एग्जामिनर के डज नॉट मेंटेन द फुल सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, इसका मतलब क्या है सर? या तो सवाल सिंगल एंट्री से या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से। अब सिंगल एंट्री से कब होगा और इनकम्प्लीट से कब होगा, हमने बात की थी बेटा। सर अगर आपके एग्जामिनर इनकम स्टेटमेंट एसओएफपी की रिक्वायरमेंट देगा, यानी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से सवाल है, और अगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनानी होगी बेटा, तो फिर वो सिंगल एंट्री से सवाल होगा। मैं यहाँ देख लेता हूँ बेटा, इनकम स्टेटमेंट बनानी है या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनानी है? सर इनकम स्टेटमेंट आपको बनानी है, आप ये चेक कर लें। यानी सर ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का सवाल है, ये बेटा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का सवाल है, यहां से मैंने पिक किया बेटा। आ जाए सर, क्या बोलते हैं? एट 1 अक्टूबर 2019 द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अंजलि वर एज फॉलोज। सर 1 अक्टूबर बोल रहा है, यानी ये बीडी वैल्यूज हैं, आगे हैं सर। उसके बाद क्या बोलता है सर, देखिएगा, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस वर रिकॉर्डेड। ठीक है सर, ये ट्रांजैक्शंस हुई हैं। फिर ड्राइंग्स का बता दिया, ऑल रिसीट्स एंड पेमेंट्स आर प्रोसेस्ड थ्रू बैंक अकाउंट, हर चीज बैंक अकाउंट से पास होती है बेटा। एट 30 सितंबर द एसेट्स एंड लायबिलिटीज वर एज फॉलोज। सर ऊपर 1 अक्टूबर क्लोजिंग वैल्यूज थी, बीडी वैल्यूज थी, ये सीडी वैल्यूज होंगी। जितने भी आपकी अकाउंट बनाएंगे ये सीडी वैल्यूज होंगी दोस्त। अब आ जाए, आगे चलते हैं सर। हमें क्या निकालना है बेटा? कैलकुलेट द बैंक बैलेंस, कैलकुलेट द बैंक बैलेंस एट 30 सितंबर 2020। हमें निकालना है बेटा बैंक का बैलेंस, ऐसा ही है। आ जाए करते हैं बेटा, अकाउंट बनाना है। अच्छा बेटा, हमारे स्टेप्स आपको याद होंगे, 9 स्टेप्स होते थे बेटा। आप देखो यहाँ पे, अगर मैं रिक्वायरमेंट चेक करूँ ना बेटा, इनकम स्टेटमेंट की है, एसओएफपी नहीं बनानी है, आप चेक कर लें बेटा। सर तो मैं जो एसओएफपी वाले स्टेप्स होंगे वो नहीं करूंगा। जैसे बेटा हमारा जो स्टेप 9 होता था, वो ओपनिंग कैपिटल होता था, वो यहाँ करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बच्चा कर रहा है बेटा, टाइम वेस्ट कर रहे हो आप। सर तो आप बैंक अकाउंट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बैंक अकाउंट अलग से उसने मुझसे मांगा है बेटा, इसीलिए मैं कर रहा हूँ। तो आ जाए बेटा, हमने स्टार्ट किया था। सर जिंदगी में जब भी कोई टी अकाउंट खोलता हूँ, बीडी से स्टार्ट करता हूँ बेटा। फुल फॉर्म्स का ख्याल रखिएगा, बैलेंस बीडी ऐसे लिखा हुआ होना चाहिए। सर आ जाए, बैंक का बीडी कितना है? सर ये रहा कैशियर बैंक 4600 डेबिट, तो मैं भी डेबिट ले लूंगा बेटा 4600। अच्छा सर आप चेक कर लें, ये सीडी वैल्यूज में कहीं भी बैंक नहीं दिया हुआ, सीडी वैल्यूज में कहीं भी बैंक नहीं दिया हुआ। इसका मतलब सर बैंक अकाउंट से शॉर्टेज सीडी की निकलेगी। आगे आ जाए, इसने मुझसे क्या कहा था बेटा? इसने मुझसे एक लाइन कही थी, ये रही, ऑल रिसिट्स एंड पेमेंट्स वर प्रोसेस्ड थ्रू बैंक। पैसे आएंगे तो बैंक अकाउंट में आएंगे, पैसे जाएंगे तो बैंक से जाएंगे बेटा, ये इसने मुझसे कहा था। आगे आ जाए सर, अब मैं देख लेता हूँ पेड और रिसिट्स क्या है बेटा। सर सबसे पहले ये जनरल एक्सपेंसेस पेड आ रहा है, सर पे किया यानी बैंक से किया होगा। सर मैं क्रेडिट साइड पे लिख लेता हूँ जनरल एक्सपेंसेस। सर कितने हैं जनरल एक्सपेंसेस? देखिएगा 11,480। सर उसके बाद है पेमेंट्स टू ट्रेड पेबल्स। सर पेमेंट कर रहा हूं ना पेबल्स को, क्रेडिट साइड पे आएगा 50,250। पेमेंट्स टू पेबल्स 50,250। उसके बाद सर रिसिट्स फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स आ रहे हैं, पैसे आए बेटा 73850, 73850 रिसिट्स फ्रॉम रिसीवेबल्स। उसके बाद सर रेंटल इनकम रिसीव्ड, सर इनकम मिल रही है रेंट की, सर पैसे आए होंगे, रेंटल इनकम रिसीव्ड। सर कितना? सर 9,000। उसके बाद आए बेटा सर रिटर्न इनवर्ड्स आउटवर्ड्स, कोई मेरी पेमेंट या रिसीट नहीं होती है। रिटर्न इनवर्ड्स क्या है? रिटर्न सर इनवर्ड्स क्यों नहीं वापस, होती सर? सर रिटर्न पैसे तो आउटवर्ड्स। देते हैं ना रिटर्न इनवर्ट्स के अंदर, जब आता है वापस हमारे पास गुड्स वापस आते हैं तो सामने से कस्टमर को तो पैसे देंगे। आगे चलते हैं सर। उसके बाद बेटा ये देख लें, इसने ड्राइंग्स किए 600 पर मंथ थ्रू आउट द ईयर। सर ड्राइंग से बैंक कम होगा बेटा। अब यहाँ गुड्स नहीं लिखा तो मैं, मेरी अजम्पशन क्या होगी बेटा कि पैसा गया है। अगर तो गुड्स लिखता तो मैं परचेजेस से एडजस्ट करता बेटा। तो ड्राइंग्स बेटा 600 पर मंथ इनटू 12 7,200। ड्राइंग्स 600 बेटा इनटू 12 7,200। आगे आ जाए सर,
सर उसके बाद और कोई बेटा रेसिप्ट्स या पेमेंट नहीं है, आप चेक कर लें। इररिकवरेबल डेट्स, बेड डेट्स बेटा डेटर पैसे नहीं देता, बैंक का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आप एंट्री बनाकर देख लो ना बेटा। एक्सपेंसेस के केस में एंट्री क्या बनेगी? एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट। पेबल्स के केस में एंट्री क्या बनेगी? पेबल्स डेबिट बैंक क्रेडिट। ठीक है बेटा। रिसिप्ट्स के केस में एंट्री क्या बनेगी बेटा? बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट। इसी तरह बेड डेट्स की एंट्री हमने क्या पढ़ी थी? बेड डेट डेबिट डेटर क्रेडिट। तो बेटा इनकी एंट्रियां बना के इस तरह देखोगे दिमाग में तो पता चलेगा ऑटोमेटिकली कि इसका बैंक नहीं आएगा। क्लियर है दोस्त? क्या ये सबको क्लियर है बेटा? जल्दी से बता दें। और मुझे सीडी भी बता दें कितना आ रहा है सीडी। मुझे सीडी भी बता दें। 87450 टोटल है बेटा। ठीक है, 87450 टोटल है बेटा। और सर 18,520 सीडी है। बैलेंस सीडी 18,520। बेटा जिसने बीडी नहीं लिखा उसका एक मार्क कट गया, मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था। बैलेंस बीडी 18,520। क्या यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको? जल्दी से सर आगे चलते हैं। सर इनकम स्टेटमेंट बनानी है। अब बेटा इसने बोला है मुझे यूज द स्पेस ऑन द नेक्स्ट पेज फॉर योर वर्किंग। बेटा वर्किंग यहाँ पे ही करेंगे। मैंने कुछ स्टूडेंट्स को देखा कि वो वर्किंग जो है वो वहाँ फ्रंट पे कर रहे हैं। बेटा ये डब्बा जब दिया है तो यहाँ सारी वर्किंग्स करना। अब आ जाए बेटा हम अपने स्टेप्स पे चलते हैं। हमें इनकम स्टेटमेंट बनानी है तो हमें अपने स्टेप्स पे जाना पड़ेगा। आ जाए सर। हम क्या स्टेप्स करते थे? स्टेप 1 कैलकुलेशन ऑफ सेल्स। सर सेल्स दो तरह की होती है, हमने पढ़ा है, कैश और क्रेडिट। सर यहाँ पे कैश सेल्स का कुछ भी नहीं कहा है आपको। यहाँ पे कैश सेल्स का आपसे कुछ भी नहीं कहा सर। कैश सेल्स 0 है। क्रेडिट सेल्स निकालने के लिए सर हम SLCA बनाते हैं। क्रेडिट सेल्स निकालने के लिए बेटा हम SLCA बनाते हैं। तो आ जाए बेटा SLCA बना लेते हैं। सर BD यहाँ आएगा। बेटा मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिख सकता हूँ क्योंकि ये वर्किंग है। वहाँ शॉर्ट फॉर्म मत लिखिएगा बेटा, ठीक है? यहाँ आप लिख दीजिए भले, मसला नहीं है। तो बेटा सेल्स SLCA रिसीवेबल का अकाउंट है बेटा। तो रिसीवेबल के अकाउंट सारी चीजें जो जो रिसीवेबल के नाम से आएंगी ले लेते हैं। आ जाए सर। सबसे पहले BD आ रहा है रिसीवेबल्स का, ये चेक कर लें आप। ट्रेड रिसीवेबल्स 12,850। फिर ट्रेड रिसीवेबल्स का CD भी आ रहा है बेटा 14,980। 12,850 और 14,980 आ जाए, ले लेते हैं। 12,850 और 14,880। 890 क्या है? 14,980 है ना? 980 ले लो बेटा इसको। 14,980। और क्या आता है सर? रिसिट्स आती हैं। सर रिसिट्स के बाद सुन लो बेटा। सर रिसिट्स के बाद सर बेड डेट्स इस सवाल में गिवन है बेटा मुझे। रिसिट्स ले लो बेटा। कितनी है रिसिट्स? सर ये रही रिसिट्स, आपने अभी ली थी बैंक अकाउंट के लिए, ये रही 73850। बेड डेट्स है बेटा 2300 के। तो 73850 और 2300 बेटा। 73850 और 2300 बेटा। बता दो दोस्त क्रेडिट सेल्स कितना आ रहा है? दोस्त बता दें क्रेडिट सेल्स कितना आ रहा है? 80। सेल रिटर्न माइनस नहीं होगा? सेल रिटर्न भी माइनस होगा, बिल्कुल। बता दो कितनी वैल्यू है बेटा सेल रिटर्न की? रिटर्न इनवर्ट्स 2070। रिटर्न इनवर्ट्स है बेटा 2070। क्या हो गया इसको? क्यों ऐसे लिख रही है? रिटर्न इनवर्ट्स 2070। तो बेटा क्रेडिट सेल्स कितनी आई जरा मुझे बता दें दोस्त। सर क्रेडिट सेल्स आ रही हैं 80350। स्टेप 1 हो गया बेटा हमारा। आप चेक कर लें कैश सेल्स, कहीं पे भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन कैश सेल्स की। उसने शुरू में ही बोल दिया सारी चीजें बैंक अकाउंट से हुई हैं, कहीं भी कैश सेल्स का वर्ड नहीं दिया। तो मैंने रिटर्न इनवर्ट्स भी ले लिया बेटा। अब आ जाए हमारे स्टेप 2 पे चलते हैं। परचेजेस भी कहीं नहीं दी हुई तो मैं निकालूंगा बेटा स्टेप 2। आ जाए स्टेप 2। सर अगेन कोई मुझे कैश परचेज नहीं गिवन तो मैं सिर्फ PLCA बनाऊंगा बेटा, कैलकुलेशन ऑफ परचेजेस। बेटा अभी एग्जाम में ये ऐसे जड़ी बूटियां मत बनाना, ये मैं आपको एक प्रेजेंटेशन बता रहा हूँ। डायरेक्ट आप बस कैलकुलेशन ऑफ परचेज की हेडिंग डाल के PLCA खोल दीजिएगा, ठीक है? क्रेडिट परचेज की हेडिंग डाल के। तो आ जाए सर PLCA बना लेते हैं। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा बेटा आप लोगों के पास, ठीक है? आ जाए सर PLCA। सर PLCA यानी पेबल्स का अकाउंट। सर BD से स्टार्ट करते हैं। सर CD आता है। सर पेमेंट्स हैं। अच्छा बेटा हमने पढ़ा था ये CD कहाँ जाता है? SOFP करंट एसेट रिसीवेबल्स। यहाँ नहीं भी लिखो तो चलेगा बेटा क्योंकि यहाँ SOFP नहीं बनानी, लेकिन अपनी एक आदत बनाना है दोस्त। BD ले लिया, CD ले लिया, पेमेंट्स ले लिया, रिटर्न आउटवर्ड्स भी लूंगा बेटा।
और बेटा मैंने आपको उस दिन एक बात बताई थी, बच्चे गलती क्या करते हैं सर? सर बच्चे गलती ये करते हैं कि ठीक है, वो बोलते हैं हमने क्रेडिट परचेज क्रेडिट सेल निकाली है, तो अब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते वक्त रिटर्न इनवर्ड्स, बेड डेट्स और ये रिटर्न आउटवर्ड नहीं लेंगे। बेटा मैंने आपको उस दिन भी समझाया था, ये सीडी के लिए होते हैं। यहाँ इस केस में सीडी गिवन है तो मैं ये क्रेडिट सेल्स निकाल रहा हूँ। ये क्रेडिट सेल्स में ये एडजस्टमेंट नहीं हुई है, ये एडजस्टमेंट सीडी के लिए होती है बेटा। ओरिजिनली आप जब कोई भी टी अकाउंट बनाते हो तो उससे सीडी निकालते हो दोस्त। जब भी कोई ओरिजिनल टी अकाउंट बनाते हैं वो सीडी निकलता है बेटा उससे। यहाँ से अगर आप परचेज निकाल रहे हो, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि ये एडजस्ट हुआ होगा, आपको अलग से करना पड़ेगा बेटा इनकम स्टेटमेंट में एडजस्ट। तो बेटा आ जाए जरा वैल्यूज देख लेते हैं। ट्रेड पेबल्स का बीडी कितना है सर? ये आ रहा है, चेक कर लें 9930। ट्रेड पेबल्स का सीडी आ रहा है बेटा 11470। 9930 और 11470, 9930 और 11470। सर पेमेंट्स देख लेते हैं, आ जाए सर। पेमेंट्स कितनी की है पेबल्स को? बेटा अभी बैंक अकाउंट में डाला था 50,250। और बेटा रिटर्न आउटवर्ड्स कितना है ये देख लें 1290। तो 50,250 और 1290, 50,250 और 1290। बता दो बेटा क्रेडिट परचेज कितना आ रहा है दोस्त? 53080 मेरा क्रेडिट परचेज है। अब बेटा अगेन सर ये आप एसओएफपी करंट लायबिलिटी में ले जाइएगा अगर एसओएफपी बनानी होगी तो। बेटा आगे आ जाए सर। उसके बाद सर हमारा स्टेप 3 ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री होता है। बेटा ये आपको यहाँ दिया हुआ है, चेक कर लें। ओपनिंग इन्वेंट्री भी दिया हुआ है 14,500, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी गिवन है 18,000। मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा स्टेप 3 हमारा, मेरे स्टेप्स के हिसाब से स्टेप 3 है बेटा ये। स्टेप 4 बैंक अकाउंट है बेटा। वैसे तो रिक्वायर्ड नहीं था क्योंकि इनकम स्टेटमेंट बनानी थी, लेकिन यहाँ पे बेटा गिवन है, रिक्वायरमेंट गिवन है तो मैंने बनाया है। आगे आ जाए सर। स्टेप 5 एक्सपेंस एडजस्टमेंट। अब बेटा वहाँ नीचे डब्बे में वर्किंग में जगह खत्म हो गई है तो आप कहीं भी साइड राइट पे बना लीजिएगा बेटा। ये देख लें, मैं यहाँ बना लेता हूँ, यहाँ अकाउंट बना लेता हूँ। स्टेप 5 वैसे तो बेटा चेक कर लो, बीडी अक्रूड प्रीपेड का कुछ भी नहीं है, चेक कर लें। सिर्फ सीडी गिवन है बेटा, प्रीपेड जनरल एक्सपेंसेस। मैंने आपसे कहा था अगर सीडी गिवन होगा बेटा तो आप डायरेक्ट शॉर्टकट लगा दोगे। तो स्टेप 5 बेटा एक्सपेंस एडजस्टमेंट देख लें दोस्त। सर जनरल एक्सपेंसेस ऊपर कितना है? सर जनरल एक्सपेंसेस ऊपर है सर 11,480। सर प्रीपेड लेस करता हूँ। सर प्रीपेड कितना है सर? सर प्रीपेड है 600। माइनस करो बेटा कितना आ रहा है? सर ये आपके इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंस में जाएगा। और प्रीपेड मैंने आपसे कहा था एसओएफपी करंट एसेट अदर रिसीवेबल्स में जाएगा। सर ये आ रहा है 10,880। यहाँ एसओएफपी नहीं बनानी तो मत लिखें। और कोई एसेट नहीं है बेटा, और कोई एक्सपेंस का एडजस्टमेंट नहीं है, आप चेक कर लें। स्टेप 6 इनकम अकाउंट होता है बेटा। रेंटल इनकम तो दी हुई है आपको, लेकिन इसका कोई अक्रूड प्रीपेड नहीं गिवन, तो जरूरत नहीं है बेटा करने की। स्टेप 7 डेप्रिसिएशन। मैंने आपसे कहा था बेटा सर अगर रेट और मेथड गिवन होगा वही फॉलो करूंगा, रेट और मेथड नहीं गिवन होगा तो रीवैल्यूएशन से आप डेप्रिसिएशन निकालेंगे, रीवैल्यूएशन मेथड से। सर तो आ जाए रीवैल्यूएशन मेथड कर लेते हैं सर। ओपनिंग वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट कितना है सर? चेक कर लें। ये कैरिंग अमाउंट दी हुई है, देख लो। कैरिंग अमाउंट यानी नेटबुक वैल्यू 85,000 सर। नेटबुक वैल्यू का दूसरा नाम कैरिंग अमाउंट होता है बेटा। सर आपके पास ऐड परचेज आता है बेटा, परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट अगर कुछ साल में किया है बेटा। सर वो कितना है परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट? देख लें बेटा, ये आ रहा है, कोई आ रहा है बेटा? चेक करो। सर हमने कोई नॉन करंट एसेट नहीं खरीदा है साल के बीच में, 0 बेटा। सर लेस डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट। सर कोई एसेट बेचा भी नहीं है हमने, 0 बेटा। लेस क्लोजिंग वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट कितना है बेटा? क्लोजिंग वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट ये आ रहा है सर, नॉन करंट एसेट्स कैरिंग वैल्यू 72250। बता दें बेटा डेप्रिसिएशन कितनी आ रही है? सर डेप्रिसिएशन आ रही है 12,750। अहमद मैंने कहा था अगर ओपनिंग प्रीपेड हो, देखो बिल्कुल ऐड होता है ओपनिंग प्रीपेड, लेकिन देखो फिर एग्जाम में ना बच्चा भूल जाता है, एग्जाम में बच्चा भूल जाता है कि प्रीपेड क्या करना था, प्रीपेड क्लोजिंग लेस होता था या ऐड होता था। इसलिए सिंपल रखो, अगर सीडी होंगे तो आप शॉर्टकट लगाना इस तरह का, प्रीपेड लेस करना, अक्रूड ऐड करना। और अगर अक्रूड गिवन हो तो तमीज से अकाउंट बना लेना बेटा। अगर मैं आपको चाहता बता सकता था कि प्रीपेड ऐड होता है ओपनिंग का, लेकिन अकाउंट बनाना एग्जाम में भूल जाओगे बेटा कि प्रीपेड लेस, सीडी वाला प्रीपेड लेस होता था या प्रीपेड वाला बीडी लेस होता था, उसमें कंफ्यूज कर जाओगे। तो बेसिक सिंपल रूल जो मैंने आपको शुरू से सिखाया वो ये रखें आप, अगर सीडी गिवन है डायरेक्ट शॉर्टकट लगाएं, अगर बीडी गिवन है या बीडी और सीडी दोनों गिवन है तो फिर अकाउंट बना लेना, उस केस में शॉर्टकट नहीं लगाना, अकाउंट बनाना ज्यादा यूजफुल है बेटा उस केस में। सर क्या ये वर्किंग्स मुझे क्लियर है बेटा? जल्दी से बता दें। स्टेप 8 हमने पढ़ा था, गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल होगा, वो यहाँ होगा नहीं बेटा, ठीक है। स्टेप 9 ओपनिंग कैपिटल। सर एसओएफपी बनानी नहीं है तो ओपनिंग कैपिटल बनाने की जरूरत नहीं है
बेटा बता दें जल्दी से, सबको क्लियर है सर? अब इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं जल्दी जल्दी। सर सेल्स मैंने निकाल ली है स्टेप 1 में बेटा, आपके एग्जामिनर को रेफरेंस दोगे बहुत अच्छा है। लेस रिटर्न इनवर्ड्स। सर सेल्स कितनी निकाली है ये देख लें सर, स्टेप 1 में निकाली थी 80350 और रिटर्न इनवर्ड्स 2070 है बेटा, 80350 और रिटर्न इनवर्ड्स है 2070। माइनस करके बताओ बेटा नेट सेल्स कितना आता है? सर नेट सेल्स कितना आता है? सर नेट सेल्स आ रहा है 78280, ऐसा ही है दोस्त। सर लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में बेटा ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, इस केस में परचेज रिटर्न भी है, कैरेज इनवर्ड्स है नहीं बेटा। तो आ जाए जरा लिख लेते हैं पहले फॉर्मेट पे, वैल्यूज ले लेंगे। ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस बेटा स्टेप 2 में हमने निकाली है सर। सर लेस परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड्स है बेटा इस सवाल में। देखो वही नाम यूज करना जो एग्जामिनर ने यूज किया है। मैं सेल्स इसलिए लिख रहा हूँ कि एग्जामिनर ने इसके लिए कोई वर्ड यूज नहीं किया बेटा। आप लोग बेटा ट्रायल बैलेंस वाला ही वर्ड यूज करोगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आता है बेटा यहां से। लेस करूंगा दोस्त क्लोजिंग इन्वेंट्री। किसी भी चीज की शॉर्ट फॉर्म इज नॉट अलाउड बेटा, मार्क्स कट जाएंगे बता रहा हूं सर। ये सब जब करूंगा तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा और जीपी आ जाएगा बेटा। तो आ जाए दोस्त, वैल्यूज उठा लेते हैं जल्दी जल्दी बेटा। सर ओपनिंग क्लोजिंग पहले उठा लेते हैं, ऊपर से आ जाए। सर ओपनिंग है ये रहा 14,500, सर क्लोजिंग है ये रहा 18,000। 14,500 और 18,000 आ जाए। 14,500 18,000। सर परचेज और परचेज रिटर्न नीचे से उठा लेते हैं। परचेज अभी निकाला था 53080 और रिटर्न आउटवर्ड है 1290। 53080 और 1290, 53080 और 1290। बता दो बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कितना है? 78 नहीं, बता दें कितना आ रहा है बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल? 66290 माइनस कर दे बेटा इसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री 18,000। बताएं बेटा कितना आ रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बता दें दोस्त। 48290। 48290। सर ग्रॉस प्रॉफिट बता दें। सर ग्रॉस प्रॉफिट 2,990। सर ऐड अदर इनकम होती है, ऐड अदर इनकम। सर यहाँ रेंटल इनकम आ रही है, अभी ऊपर पड़ा था ना बेटा, बैंक अकाउंट में लिया था। रेंटल इनकम रिसीव्ड, रेंटल इनकम रिसीव्ड सर 9,000 थी। प्लस करो बेटा कितना आ रहा है सर? प्लस करें दोस्त 38,990। सर लेस करता हूं एक्सपेंसेस। आ जाओ बेटा एक्सपेंसेस उठा लेते हैं। सर सबसे पहले तो वर्किंग से उठाओ बेटा, जनरल एक्सपेंसेस स्टेप 5। बेटा स्टेप लिखोगे एग्जामिनर के लिए आसानी पैदा करने बेटा। बेड डेट्स आ रहा था सर ऊपर। सर डेप्रिसिएशन आ रही थी ऑन नॉन करंट एसेट्स, पूरा लिखना है बेटा, डेप्रिसिएशन ऑन नॉन करंट एसेट्स स्टेप 7 में निकाली थी बेटा। लिख लेते हैं यहाँ स्टेप 7। तो आ जाओ बेटा वैल्यूज उठाते हैं। सर जनरल एक्सपेंसेस कितना है ये देख लें, 10,880 निकाला था। बेड डेट्स कितना है बेटा? 2300। 10,880 2300 बेटा बेड डेट्स है। डेप्रिसिएशन देख लें बेटा, अभी निकाली थी ये रही 12,750। 12,750 और कुछ नहीं है सर, प्लस कर लें। एक्सपेंसेस का टोटल आ रहा है 25,930। 25,930। प्रॉफिट फॉर द ईयर बता दें बेटा 13,060। 13,060। अच्छा भाई क्या ये क्लियर है बेटा सबको? जल्दी बता दें। वेरी सिंपल सर। सर कैलकुलेट द फॉलोइंग टू 2 डेसिमल प्लेसेस फॉर द ईयर एंडेड। सर रेशियो निकालने के लिए बोल रहा है ग्रॉस मार्जिन। मैंने आपसे कहा था बेटा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। ग्रॉस मार्जिन बोल रहे हैं यानी ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर आएगा बेटा, मार्जिन का मतलब सेल्स होता है बेटा। देखो फॉर्मूला नहीं लिखोगे फंस जाओगे एग्जाम में, प्लीज फॉर्मूला लिखिएगा। अब बेटा नीचे सेल्स कौन सी वाली सर? ग्रॉस सेल्स लूं नेट सेल्स लूं?
मैंने आपसे कहा था बेटा नीचे नेट सेल्स लीजिएगा, खुदा का वास्ता है, क्योंकि बेटा जो रिटर्न आ गए गुड्स उन पे तो प्रॉफिट कमाया ही नहीं होगा। तो आप चेक करें बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट है 2990 और नेट सेल्स देख लो 78280 है बेटा। ये गलती मत करना बच्चे, ये 80,000 ले लेते हैं। तो बेटा 2990 और 78280। सर मार्केटिंग स्कीम में वो दिया हुआ है। रुक जाओ 2990 और नेट सेल्स बेटा 78280। बताओ बेटा मल्टीप्लाई बाय 100 करके कितना आ रहा है? बताएं दोस्त, मल्टीप्लाई बाय 100 करके कितना आ रहा है? निकालें दोस्त, कितना आ रहा है? $38.31। बेटा 2 डेसिमल प्लेसेस का ख्याल रखिएगा, क्योंकि उसने आपसे कहा है, जब स्पेसिफिकली वो कह रहा है तो ख्याल रखिएगा। जी वलीद, अब बोले सर अगली चीज मार्कअप। सर हमने पढ़ा है बेटा, एनपी में तो कभी मार्कअप होता ही नहीं, तो जीपी का ही मार्कअप होगा बेटा हमेशा। तो आ जाए सर, फॉर्मूला क्या है? सर ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर पढ़ा था हमने, जीपी मार्कअप होता है, तो जीपी ऊपर बेटा और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नीचे। सर जीपी 2990 है। सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है बेटा, देख लें। सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 48290। मल्टीप्लाई बाय 100 करो बेटा, कितना आ रहा है? सर मल्टीप्लाई बाय 100 करें, कितना आ रहा है बेटा बताएं वैल्यू जल्दी से। हम तब तक अगला करते हैं, प्रॉफिट मार्जिन बेटा। सर ऑब्वियस सी बात है, जब ऊपर ग्रॉस मार्जिन निकलवा चुका है तो यहाँ प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट फॉर द ईयर को बोलते हैं बेटा। प्रॉफिट फॉर द ईयर ऊपर, सेल्स नीचे बेटा। अब ऑब्वियसली नेट सेल्स लोग हैं यहाँ भी बेटा। सर ये आ रहा है 62.10, चेक कर लें बेटा ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप। अच्छा सर प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है बेटा, आ जाए जरा चेक कर लेते हैं। सर 13,060। सर नेट सेल्स कितनी है सर? 78280। मल्टीप्लाई बाय 100 कर लें बेटा, बता दो बेटा कितना आ रहा है? 62.10 नहीं, ये तो यही है। बता दें बेटा कितना आ रहा है ये? 2 डेसिमल प्लेस का खास ख्याल रखिएगा बेटा। अगर 62 पॉइंट, लेट सपोज अगर ये 62.103 आता तो आप 62.10 लिखोगे। अगर 62.105 आता तो आप 62.11 लिखेंगे। पता है ना, मैथ सिंपल है बेटा। ये आगे आ जाए, 16.68% ये आ रहा है। आगे है बेटा, एक्सप्लेन हाउ बिजनेस में इंक्रीज इट्स ग्रॉस मार्जिन। हाँ भाई, एक बिजनेस अपना ग्रॉस मार्जिन कैसे इंक्रीज करेगा? बेटा आपको कमेंटिंग याद है कैसे ग्रॉस मार्जिन इंक्रीज करता है? सर सेलिंग प्राइस बढ़ाकर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम करके। क्या ये क्लियर है सर? हमें जल्दी बताएं, बोलो बेटा। ये एक्सप्लेन करना है, हाँ प्रॉपर कमेंटिंग में लिखा हुआ है, वही बातें लिख दीजिएगा। सर सेल्स बढ़ा के नहीं कर सकते हम ग्रॉस मार्जिन इंप्रूव? लिखा है ना दोस्त, ये लिखा तो है सेलिंग प्राइस बढ़ा के। सेलिंग प्राइस सेल्स ही तो है। सेलिंग प्राइस बढ़ाऊंगा, कॉस्ट कम करूंगा तो जीपी इंप्रूव हो जाएगा। बताएं बेटा, ये क्लियर है सबको क्लास? बताएं बेटा। सर एक्सप्लेन हाउ बिजनेस में इंप्रूव इट्स प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन बोल रहा है बेटा। सर अदर इनकम जितनी ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकता हूं बेटा उनको बढ़ाऊंगा, और अपने एक्सपेंसेस को जितने ज्यादा से ज्यादा कम कर सकता हूं उनको कम करूंगा बेटा। ये आराम से आप बेटा 2 मार्क्स हैं, 2 पॉइंट्स हैं, आप एक्सप्लेन। अब इतनी इंग्लिश तो अच्छी है हमारी बेटा कि हम लिख सकते हैं। आगे आ जाए, ये सुनो बेटा, स्टेट वन रीजन why each of the following may be interested in the financial statements of a business। हाँ भाई, ये बोल रहा है सर ये कौन कौन लोग हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ बिजनेस में इंटरेस्टेड होंगे। तो बेटा अब ये देखो सर, ये आप लोगों ने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा है, एम्प्लॉइज, सप्लायर्स और गवर्नमेंट क्यों मेरे बिजनेस में इंटरेस्टेड होती हैं। चेक कर लेते हैं क्या मैंने ये थ्योरी में डाला है बेटा, देख लेते हैं। वरना A2 की थ्योरी में तो पक्का है, मैं आपको वहां से भी दिखा सकता हूँ बेटा। एस की थ्योरी में मुझे याद नहीं है कि मैंने डाला है या नहीं डाला बेटा, तो उधर देख लें सर। देखो बेटा चेक करो, ये मिलता है आप लोगों को, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। चेक करो थ्योरी में है कहीं, बिल्कुल बिजनेस का आंसर लिख सकते हैं वलीद। चेक करो बेटा एक दो लोग, क्या ये है हमारे पास थ्योरी में? A2 की थ्योरी में तो है जो मुझे याद है। चले अगली दफा डाल दूंगा बेटा, अभी मैं आपको वहां से दिखा देता हूँ सर। हाँ डायरेक्ट बिजनेस का आंसर लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं आप। आ जाए बेटा, मैं लिखवा ही देता हूँ। सर
स्टेट वन रीजन वाई ऑफ द फॉलोइंग। एम्प्लॉयज क्यों इंटरेस्टेड होते हैं? हाँ भाई बताओगे जरा, एम्प्लॉयज क्यों इंटरेस्टेड होते हैं भाई? बताएं क्या क्या आंसर्स लिखे हैं, चैट बॉक्स में डालें, चैट बॉक्स में आंसर्स डालें बेटा, जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर्स डालें बेटा। बाकी लोग क्यों नहीं डाल रहे? बिल्कुल बात है, प्रमोशंस, बिजनेस की ग्रोथ अच्छी होगी तो हमें प्रमोशन मिलेगा दोस्त। सर बोनसेस लिख सकते हैं, सर प्रमोशंस लिख सकते हैं। सप्लायर्स बेटा, सप्लायर्स क्या चेक करेंगे? हाँ भाई बिल्कुल जॉब सिक्योरिटी, लेकिन वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता नहीं चलता बेटा, लिख सकते हो, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर है बेटा। सप्लायर का बताओ भाई, पेमेंट ऑन टाइम, बिल्कुल, क्या हमारे पे इतना प्रॉफिट है कि टाइमली पेमेंट हो सके? गवर्नमेंट क्या देखेगी भाई, जल्दी से बता दे, गवर्नमेंट क्या देखेगी? बिल्कुल टैक्स, ऐसा ही है सर, और क्या देख सकती है? बिल्कुल टैक्स सर, और चले आगे चलते हैं सर। क्वेश्चन 2 डेप्रिसिएशन, आ जाए अगले सवाल पे आ जाए। क्या बोलता है बेटा? खालिद रन्स अ बिजनेस, हिज नॉन करंट एसेट्स विद अ टोटल वैल्यू ऑफ 2 लाख कंसिस्ट ऑफ अ मोटर व्हीकल एंड अ मशीन। बेटा एक मोटर व्हीकल है, एक मशीन है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 5 साल है। He anticipates that machine will make products at a steady rate during that period। ठीक है छोड़ दें। State 3 methods of depreciation which may be used by a business। सर मेरी थ्योरी में लिखा हुआ है 3 methods of depreciation, आप वहां से देख सकते हैं सर। सर 3 मेथड्स क्या क्या है? सर 3 मेथड्स हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड बेटा, ये मेरी थ्योरी में लिखा हुआ है बेटा, आपको मिल जाएगा। सर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और सर रीवैल्यूएशन मेथड, और सर है रीवैल्यूएशन मेथड। आ गया बेटा, ये भी मेरे थ्योरी में लिखा है। एडवाइस खालिद व्हिच मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन ही शुड यूज फॉर ईच एसेट। सर मोटर व्हीकल भी है, मशीन भी है, जस्टिफाई योर एडवाइस। अब बेटा आओ जरा, सर ये मैं आपको अपनी थ्योरी में दिखाता हूं, कहां लिखा हुआ है, आ जाए सर। ये रहा, ये देखें खोला और सामने सर, use/application/suitability। It is useful for those assets, स्ट्रेट लाइन मेथड की बात कर रहा है बेटा। क्या बोल रहा है? It is useful for those assets which do not lose its value significantly because they are not technical assets। स्लो मूविंग नॉन करंट एसेट्स कहलाते हैं बेटा ये। जबकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड किन नॉन करंट एसेट्स पे लगते हैं? जो टेक्निकल होते हैं, जो अपनी वैल्यू सिग्निफिकेंटली लूज करते हैं। दे आर रिगार्डेड एज फास्ट मूविंग नॉन करंट एसेट। ये यूज है बेटा, किस मेथड पे कौन सा डेप्रिसिएशन यूज होगा, ये देख लें, यूज वो बताना है हमने कि कौन से एसेट पे कौन सा डेप्रिसिएशन सूट करेगा। आप ये चेक कर लो बेटा, पूरे 15 मार्क्स डेप्रिसिएशन के थ्योरी के हैं, पूरे 15 मार्क्स देख लो। और लोग बेटा थ्योरी छोड़ के जाते हैं, आप ये चेक कर लें, स्ट्रेट 15 मार्क्स फ्रॉम डेप्रिसिएशन की थ्योरी। अब बेटा मुझे आप बताओ, मोटर व्हीकल टेक्निकल है या मशीन टेक्निकल है? आप बताएं। हाँ भाई बताएं। मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल टेक्निकल होती है? अच्छा, बाकी लोग बताएंगे दोस्त, टेक्निकल कौन सा दोस्त? बेटा मैं लिखूंगा खालिद शुड यूज reducing balance method। Khalid should use reducing balance method for depreciating motor vehicle। बेटा इसमें ये मेथड देखें 6 मार्क्स का है, 3 मार्क्स एक के हैं बेटा, ठीक है। जब 3 मार्क्स एक के हैं दोस्त, तो 1 मार्क आइडेंटिफाई करने का हर सवाल में कि कौन सा मेथड लगाना है, और 2 मार्क्स की आपने थ्योरी लिखनी है। Khalid should use reducing balance method for depreciating motor vehicles। आगे वही रीजन लिखोगे जो मेरी थ्योरी में लिखा हुआ है बेटा, रिड्यूसिंग का। क्या सर? टेक्निकल है, लूजेस इट्स वैल्यू सिग्निफिकेंटली है, फास्ट मूविंग नॉन करंट एसेट है। तो आ जाओ लिख लेते हैं बेटा।
Khalid should use reducing balance method for depreciating motor vehicles as it is regarded as a technical asset which tends to lose its value significantly in the initial years. पढ़ा है ना बेटा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का जब डिफरेंस पढ़ाया था तो बताया था शुरू के सालों में ज्यादा डेप्रिसिएशन लगती है और आखिरी के साल हर साल कम होती रहती है डेप्रिसिएशन। तो क्या लिखा बेटा, the asset loses its value significantly in the initial years and fall in later years. अच्छा सर मशीन पे क्या करूंगा सर, Khalid should use straight line method for depreciating machine। बेटा यहां देख लो, अगर किसी ने सवाल पढ़ा हो तो क्या लिखा है, he anticipates that machine will make products at steady rate। यहां से पिक हुआ है कि मशीन पे स्ट्रेट लाइन मेथड लगाना है। ये जो ऊपर डिस्क्रिप्शन लिखी हुई होती है ना, ये इग्नोर नहीं करनी होती। स्टेडी रेट का क्या मतलब है, खुद सोचो। स्टेडी रेट का क्या मतलब है सर, स्टेडी रेट का मतलब है कि बिल्कुल स्मूथली चलेगी, स्मूथ वैल्यू फॉल होगी। सर स्मूथ वैल्यू तो स्ट्रेट लाइन में फॉल होती है ना बेटा, इसने लिख के दिया है, इसीलिए लिख के दिया है। यकीन माने अगर स्टेडी रेट नहीं लिखता तो रिड्यूसिंग पे ही करता है इसको भी, लेकिन क्योंकि यहाँ इसने स्टेडी रेट लिखा है तो इसीलिए मैं इसको स्ट्रेट लाइन पे कर रहा हूं। बिकॉज ऊपर से ही लिखता हूं बेटा, देखो, बिकॉज मशीन विल मेक products at a steady rate that is, it tends to lose value slowly and is regarded as a slow moving non-current asset। क्या ये क्लियर है सर, हमें बता दें अब सर, क्या ये क्लियर है? यस। बाकी लोग बता दें बेटा। वाह सर आगे चलते हैं, आ जाए। अब बेटा एक चीज सुन लो, यहाँ पे आ जाओ बेटा। सर एक कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी या अकाउंट एंटिटी कॉन्सेप्ट, ये सुन लो। दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट बिजनेस इज अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। This means that company will not be responsible of the action of owner. The owner will not be responsible for the business. आपको याद होगा जब मैंने पार्टनरशिप में पढ़ाया था, बेटा सुन लो, जब मैंने पार्टनरशिप में पढ़ाया था बेटा, तो मैंने आपको बताया था पार्टनरशिप और कंपनी में, कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और पार्टनरशिप जो है बेटा वो अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस होता है। बिजनेस स्टडीज में आपने पढ़ा होगा, ओनर इज लायबल फॉर the actions of business and business is liable for the actions of owner। आपको याद होगा वो गन्ने की जूस की एग्जांपल दी थी मैंने। अगर कोई बेटा, अगर हसन लेट से वो नीचे गन्ने के जूस का ठेला लगा रहा है, अगर बिजनेस बंद हुआ बेटा, अगर अम्मार आया, अम्मार जूस पी के मर गया, तो अब क्या होगा सुन लो। अम्मार के घर वाले केस करेंगे किस पे बेटा, हसन पे भी केस करेंगे, उसका बिजनेस भी बंद होगा, हसन भी बिहाइंड बार्स होगा। लेकिन बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में क्या होता है सर, जो कि इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस है बेटा, जो कि कंपनी होती है इनकॉर्पोरेटेड। अगर नेस्ले के साथ, सुन लो, अगर नेस्ले के साथ ही बेटा ये चीज होती, अगर नेस्ले का जूस पी के कोई कस्टमर मरता तो नेस्ले बंद होगी, नेस्ले के शेयर होल्डर्स कभी भी बिहाइंड बार्स नहीं जाएंगे। एरिजोना का ग्रिल का केस इज द मोस्ट गुड एग्जांपल ऑफ दिस। तो आगे आ जाए सर। ये स्टेट विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट खालिद डिड नॉट अप्लाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोस। 3 मार्क्स का सिर्फ स्टेट करना है। क्या बोलता है पहला, Khalid used to use the business bank account to pay for a deposit for a family holiday. This was treated as a business expense. Sir कौन सा कॉन्सेप्ट है सर, बिजनेस एंटिटी। Khalid सोल ट्रेडर है ना बेटा, इसने क्या बोला था,
बिजनेस का अकाउंट अलग होना चाहिए, ओनर का अकाउंट अलग होना चाहिए। आपने कैसे जो है अपना प्राइवेट खर्चा बिजनेस के अकाउंट में डाल दिया, यानी आपने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की वायलेशन की है। आगे a stapler for $10 paid by Khalid out of the business bank account was added to the business office equipment account balance। आपको याद होगा मैंने मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, ये देख लो, ये रहा मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। an item which is an asset for a small company might be an expense of a big company। तो बेटा ये खालिद के लिए क्या होगा, मटीरियल होगा। छोटा सा बिजनेस है बेटा, उसका $10 उसके लिए बहुत है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा सर, मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। तीसरे पे है बेटा, तीसरे पे आओ बेटा। Khalid became aware that the customer owing 1500 was bankrupt. He took no action when preparing the financial statements। सर कोई एक्शन नहीं लिया उसने। बेटा प्रूडेंस भी लिख सकते हो, मैचिंग भी लिख सकते हो, हमने पढ़ा था ना बेटा। मैचिंग क्या होता है, अगर उस साल की सेल आ रही है बेटा तो उसी साल के एक्सपेंस भी आपने लेने हैं, पीरियड में मैच करना है अपने एक्सपेंस और रेवेन्यू को। क्या ये तीनों क्लियर है बेटा, जल्दी से मुझे बता दें। सर सेकंड सिनेरियो सुन लो जिनको समझ नहीं आया। स्टेपलर फॉर 10 पेड बाय खालिद आउट ऑफ द बिजनेस बैंक अकाउंट वाज एडेड टू द बिजनेस ऑफिस इक्विपमेंट। सर ये स्टेपलर को $10 बेटा लोग एक्सपेंस में रिकॉर्ड करते हैं, छोटा एक्सपेंस है, लेकिन खालिद इसको किस में रिकॉर्ड कर रहा है, एसेट में। तो हमने पढ़ा ना बेटा अभी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट देखो, an asset which is an item which is an asset for a small company might be an expense of the big company। बेटा अगर कोई लिस्टेड कंपनी होती वो शायद इसको एक्सपेंस रिकॉर्ड करती, लेकिन खालिद इसको क्या रिकॉर्ड कर रहा है, एसेट, क्योंकि उसके लिए $10 बहुत मटेरियल अमाउंट है बेटा, उसके लिए $10 बहुत ज्यादा मटेरियल अमाउंट है। क्या ये क्लियर है बच्चों, आप बता दें बच्चों, अब ये क्लियर है? हरीम आपको क्लियर है बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? सर चले बेटा, पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर क्या है पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का बेटा? सर इट प्रोवाइड्स द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, इट प्रोवाइड्स द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। और क्या क्या करता है बेटा, इट हेल्प्स in decision making, it helps in decision making। सर तीसरा स्टेट करने हैं बेटा, 3 मार्क्स हैं, 3 मार्क्स हैं बेटा स्टेट करने, तो आप एक एक पॉइंट लिखिएगा। आगे हैं सर, it tells the financial position of the business। ये 3 पॉइंट्स है बेटा, स्टेट करना है, स्टेट करें 3 पॉइंट्स, 3 मार्क्स 3 पॉइंट्स बेटा। क्या ये क्लियर है सर? हमें जल्दी बता दें बेटा, क्या ये क्लियर है सर हमें? ओ भाई ये तुम लोग चैट पे तफलियां करना बंद कर दोगे। और ये आपका ही वेरिएंट है, कल जो हमने वेरिएंट किया था वो आपका नहीं था, ये आपका वेरिएंट है बेटा। तीसरा आ जाए सर, डिसोल्यूशन। हाँ भाई नहीं हुआ था ना तुम लोगों से एग्जाम में, ये बेटा आपके एग्जाम का ही सवाल लग रहा है मुझे। हाँ ये आपके मॉक का ही सवाल है भाई। देखिए पहले कोर्स अगर कंप्लीट कर ले तो मॉक भी अच्छा होता। दोस्त पहले कोर्स कंप्लीट कर लेते, जिस तरह कोर्स आपको करवाया है वो उससे आप भी एग्री करेंगे दोस्त। आ जाओ बेटा। सर Roberto and Sangeeta have been in partnership for many years, sharing profit and losses in the ratio 3:2। They decided to dissolve the partnership on 31st August। सर 31st August को पार्टनरशिप डिसॉल्व करना चाह रहे हैं। SOFP दी हुई है बेटा, ये एसेट्स लायबिलिटीज सब फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब बेटा देखो बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट। अब बेटा देखो मैं आज आपको ना एक बहुत अच्छा सा टेक्निक बताता हूँ जिससे आराम से रियलाइजेशन बन जाएगा। बच्चे गलती करते हैं ना बेटा, बहुत आराम से रियलाइजेशन बन जाएगा। सर आपको पता है, सुन लो बेटा, बहुत आराम से रियलाइजेशन बन जाएगा बेटा। देख रहे बेटा, देखो 2 चीजें आपको गिवन है ना, एक आपको गिवन है SOFP, ये देख लो, एक आपको SOFP गिवन है, एक आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है। आपने बस ये सोचना है कौन सी इंफॉर्मेशन कहां से उठाऊं, कब SOFP से चीज उठेगी, कब एडिशनल इंफॉर्मेशन से चीज उठेगी, बस ये उठाना है आपने, सोचना है। अब सुन लो सर, हमने पढ़ा था ऑल एसेट्स यहां आएंगे, ऑल लायबिलिटीज यहां आएंगी। अब सुन लो बेटा, एक याद करने का तरीका मैं बता रहा हूं आपको, यहां लिख भी देता हूं आपकी आसानी के लिए। बेटा जितने भी एसेट्स ऑब्वियसली एक्सेप्ट बैंक, बैंक पे हमने बात की थी क्योंकि बैंक का अकाउंट अलग बनता है इसलिए यहां नहीं आएगा। एसेट्स एक्सेप्ट बैंक जो SOFP में होंगे, मैंने शेयर कर दी।
मैंने बोला था। चलें, गुड जितने भी ऑल एसेट्स हैं यार दोस्त, बीच में नहीं बोला, जितने भी एसेट्स हैं एक्सेप्ट बैंक आप, और जो एसओएफपी में आ रहे हैं वो आप डेबिट साइड पे ले लो रियलाइजेशन के बेटा। जितनी भी लायबिलिटीज हैं एक्सेप्ट बैंक ओवरड्राफ्ट, जो एसओएफपी पे आ रही हैं वो आप क्रेडिट ले लो बेटा। अभी मैं रियलाइजेशन की बात कर रहा हूं सिर्फ आपसे। रियलाइजेशन का फॉर्मेट अगर किसी को याद नहीं हो रहा तो ऊपर वाली जितनी भी चीजें हैं बेटा वो रियलाइजेशन में डेबिट पे चली जाएंगी, और लायबिलिटीज वाली जितनी भी चीजें वो क्रेडिट पे चली जाएंगी। रूल वही है ना बेटा, एसेट बढ़ता है डेबिट होता है, इस तरह याद रखो, और लायबिलिटी बढ़ती है क्रेडिट होता है, इस तरह याद रखें। सर एडिशनल इंफॉर्मेशन की अब बात करते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन में जितने भी एसेट्स आएंगे उनको ऑपोजिट ले लो। एडिशनल इंफॉर्मेशन में जितने भी एसेट्स आएंगे उनको क्रेडिट पे ले लो बेटा। एडिशनल इंफॉर्मेशन में जितनी भी लायबिलिटीज आएंगी बेटा उनको ले लो डेबिट पे। रिवर्स सिंपल रूल है बेटा। क्या अब इस तरह याद रहेगा आप लोगों को बताएं? क्या इस तरह याद रहेगा बताएं दोस्त? बेटा देखो, जितने भी एसेट्स ऊपर आ रहे हैं एसओएफपी में वो सारे डेबिट पे जाएंगे, जितनी भी लायबिलिटीज एसओएफपी में आ रही हैं वो क्रेडिट पे ले जाना। ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ, लॉजिक मैं पहले ही दे चुका हूँ बेटा जब चैप्टर पढ़ाया था आपको। अच्छा, एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी एसेट्स आते हैं और लायबिलिटीज आती हैं, तो एसेट्स बेटा चले जाएंगे क्रेडिट साइड पे, लायबिलिटीज चली जाएंगी डेबिट साइड पे। आरएस क्लियर है दोस्त? बाकी लोग बता दें बेटा। सर एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमेशा सेलिंग प्राइस कोटेड होगी? जी जी, हमेशा सेलिंग प्राइस कोटेड होती है दोस्त। ठीक है, चलो सर रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। अब बेटा आ जाओ, मैंने आपको जो अभी तरीका बताया था, सारे एसेट्स बेटा जितने भी आ रहे हैं वो सब एसओएफपी में वो सब डेबिट पे ले लो। आ जाओ, सबसे पहले नॉन करंट एसेट आ रहा है 61, इन्वेंटरी 45, ट्रेड रिसीवेबल्स 15। आ जाओ ले लेते हैं बेटा। सर नॉन करंट एसेट्स 61, सर इन्वेंट्री 45, सर ट्रेड रिसीवेबल्स 15, सर ट्रेड रिसीवेबल्स 15। अच्छा सर, सारे एसेट्स ले लिया आपने, अब सारी लायबिलिटीज ले लें। देख लें, आपने ये भी ले लिया बेटा, आपने ये भी ले लिया, आपने ये भी ले लिया। बैंक नहीं लेना होता बेटा, लायबिलिटीज पे आओ तो ट्रेड पेबल्स आ रहा है, बैंक ओडी यहां नहीं लूंगा क्योंकि बैंक का अलग से अकाउंट बनाना होता है, तो वहां बीडी में काम आएगा। ये देख लो, ये रहा बैंक अकाउंट, हमने पढ़ा है ना जिंदगी में, जब भी कोई टी अकाउंट बनाता हूं बीडी से खोलता हूं बेटा। तो अगर वहां आपने ले लिया तो यहाँ क्या लोगे बेटा, फिर ये तो फिर डबल हो जाएगा, तो इसीलिए सर बैंक नहीं लेंगे। आगे हैं, ट्रेड पेबल्स आ रहा है बेटा, अभी पढ़ा था, जितनी भी चीजें एसओएफपी में आ रही होंगी वो क्रेडिट पे ले लेना बेटा। तो ले लो सर ट्रेड पेबल्स 30,000। अच्छा, अब आए बेटा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा है सर, एडिशनल इंफॉर्मेशन में जितने भी एसेट्स आएंगे वो ऑपोजिट ले लो, क्रेडिट ले लो बेटा। तो ले लें सर। आए, सबसे पहले क्या आ रहा है, नॉन करंट एसेट सोल्ड 175,000। ले लो बेटा नॉन करंट एसेट सोल्ड, नॉन करंट एसेट सोल्ड। मैं भी यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप एग्जाम में फुल फॉर्म लिखेंगे सर, एसेट है ना, यहाँ आ जाएगा। सर इन्वेंट्री वाज सोल्ड फॉर 42,000। इन्वेंट्री भी एसेट है, एडिशनल इंफॉर्मेशन वाली सारी चीजें क्रेडिट पे ले लेना। याद करने का तरीका बता रहा हूँ बेटा, ये 42,000। आगे हैं सर, अब बेटा ये सुन लो, ये सबने भंड मारा था मॉक एग्जाम में, सुन लो। ट्रेड रिसीवेबल्स वर सेटल्ड आफ्टर अलाउइंग 20% डिस्काउंट। अब सारे लोगों ने क्या किया, ट्रेड रिसीवेबल्स की अमाउंट देखी 15,000 है, सुन लो, ट्रेड रिसीवेबल्स की अमाउंट देखी 15,000 है और यहाँ क्रेडिट पे ले लिया 3,000। अबे भाई वो क्या बोल रहे हैं, इंग्लिश तो पढ़ो। ट्रेड रिसीवेबल्स सेटल हुए 20% डिस्काउंट के बाद। नीचे ये एक तो ये नॉन करंट, एक तो ये एसेट है बेटा, एडिशनल इंफॉर्मेशन वाला एसेट क्रेडिट साइड पे आता है, और सेटल्ड आफ्टर 20% डिस्काउंट। यानी मैं यहाँ पे 15,000 का रिसीवेबल था बेटा, अगर 15,000 में से उसने 20% हमने उसको डिस्काउंट दिया है, यानी उसको 3,000 का डिस्काउंट दिया है, तो उसने हमें 12,000 दिए होंगे बेटा, तो 12,000 यहाँ लो। आगे हैं सर ट्रेड पेबल्स। सर ट्रेड पेबल्स वर सेटल्ड आफ्टर 10% डिस्काउंट। क्या पढ़ा था अभी, लायबिलिटीज अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में आएंगी तो डेबिट पे ले लेना, तो ट्रेड पेबल्स यहाँ ले लो बेटा। कितने डिस्काउंट के बाद दिया, 10% डिस्काउंट। अब लोगों ने क्या किया, 30,000 का 10%, 3,000 यहां भी लिख दिया। अबे भाई डिस्काउंट के बाद सेटल करूंगा तो डिस्काउंट माइनस करके लिखूंगा ना बेटा। 30,000 का 10% 3,000 आता है, यानी 27,000 से सेटल किया है बेटा। आगे हैं सर और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस आ रहे हैं। मैंने आपसे कहा था बेटा, जब भी एसेट बेस्ड, जब भी बिजनेस बंद होता है, उस बिजनेस को बंद करने के पीछे कुछ एक्सपेंसेस लगते हैं बेटा, ऐसे ही मुंह उठा के बिजनेस बंद नहीं हो जाता। एक्सपेंस क्या होता है सर, याद करने का तरीका इसका बताया था।
एक्सपेंस बढ़ता है डेबिट होता है, डेबिट ले जाओ बेटा इसको, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। बेटा अब मैं उम्मीद करता हूं अब एग्जाम में अगर कोई आ गया कोई गलत नहीं करेगा इसको। अब कर लोगे ना भाई, जल्दी बता दो, अब हो जाएगा। सर हमने पढ़ा था रियलाइजेशन से कोई सीडी बीडी नहीं निकलता बेटा, गेन लॉस निकलता है। और गेन लॉस क्या होता है बेटा, डिस्ट्रीब्यूट होता है इन दी पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। तो बेटा पहले तो मुझे टोटल बता दें, कौन सा हेवी टोटल आ रहा है दोस्त, बता दें जल्दी से फटाफट, कितना टोटल आ रहा है दोस्त? 259,000 टोटल आ रहा है बेटा हमारा, 259,000 हमारा टोटल आ रहा है दोस्त। और चेक करो बेटा गेन आ रहा है लॉस आ रहा है। मैंने आपको बताया बेटा जिंदगी में जब भी कोई अकाउंट खोलोगे और यहाँ बैलेंसिंग फिगर आएगी तो गेन आएगा, यहाँ बैलेंसिंग फिगर आएगी तो लॉस आएगा। तो बेटा कितने का गेन आ रहा है? 8,000 का गेन आ रहा है सर, गेन ऑन रियलाइजेशन। याद किस तरह रखोगे, मैंने आपको बताया था सर, जीएल होता है ना जनरल लेजर, तो जी पहले एल बाद में बेटा, इस तरह याद रखेंगे आप। यार ये वीडियोस बंद कर दो यार, मुस्तफा वीडियो बंद कर दो बेटा। सर गेन आ रहा है 8,000 का। अब प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में भी बांटना है बेटा, ऊपर आओ। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो कितना था सर? सर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो था 3:2। सर बांट दें, कौन कौन था? रॉबर्ट एंड संगीता, रॉबर्टो एंड संगीता बेटा आ जाए। 8,000 का गेन और लॉस बांट दो बेटा 3:2 के रेशियो में। सर 3/5 रॉबर्टो का, 2/5 संगीता का बेटा, बता दो कितना आ रहा है सर? 4,800 रॉबर्टो का बेटा और 3,200 संगीता। बेटा क्या ये क्लियर है सर? हमें जल्दी से बता दें दोस्त, दोस्त क्या ये हमें क्लियर है? जल्दी बताओ बेटा। जी सर क्लियर। कैपिटल अकाउंट स्टार्ट करूंगा बीडी से, बैलेंस बीडी से बेटा। दोनों पार्टनर्स बिजनेस इतने सालों से चला रहे हैं तो कैपिटल तो आया होगा बेटा, ये देख लो, ये आ रहा है कैपिटल अकाउंट रॉबर्टो का बेटा 1,10,000, संगीता का 60,000 बेटा आ जाए। सर रॉबर्टो का 1,10,000, संगीता का 60,000, 1,10,000 बेटा और संगीता का 60,000। सर हमने क्या पढ़ा था सर? गेन ऑन रियलाइजेशन होगा तो यहाँ आएगा बेटा। देखो बिल्कुल एडमिशन और रिटायरमेंट की तरह है, मैंने आपसे कहा था वहां रियलाइजेशन नहीं बनता, वहां रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। मैंने आपको बताया था एडमिशन 3 स्टेप्स में सिखाया था। पहला स्टेप रिवैल्यूएशन होता है, यहाँ पहला स्टेप रियलाइजेशन होता है बेटा। जिस तरह वहां गेन ऑन रिवैल्यूएशन क्रेडिट पे आता है, इसी तरह यहाँ गेन ऑन रियलाइजेशन भी कहाँ आएगा बेटा? क्रेडिट पे। 8,000 बेटा, खुद सोचो ना बेटा, गेन से 8,000 नहीं सॉरी बांटूंगा ना बेटा इसको 4,800 और 3,200 बेटा। देखो खुद सोचो, गेन से मेरे प्रॉफिट, मेरे ओनर्स का इन्वेस्टमेंट क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। अब आज तो बिजनेस सेल हो रहा है तो बिजनेस फायदे में सेल हुआ है बेटा। बिजनेस बंद करने के बाद मुझे फायदा हुआ है, सेल तो नहीं किया, खैर बिजनेस बंद किया, बिजनेस बंद करने पे मुझे फायदा हुआ है, तो फायदे से बेटा कैपिटल बढ़ेगा ना उसका, उसकी वेल्थ बढ़ेगी। आपके ओनर की वेल्थ जिन चीजों से बढ़ती है वो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है, आपके ओनर्स की जिन चीजों से वेल्थ कम होती है वो डेबिट होता है। अच्छा फिर हमने क्या पढ़ा था सर? रिटायरमेंट में मैंने आपको पढ़ाया था जब एक पार्टनर रिटायर होता है उसका करंट अकाउंट का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है सर। तो यहां तो सारे पार्टनर्स रिटायर हो रहे हैं। रियलाइजेशन अकाउंट का मतलब क्या है सर? आप बिजनेस बंद कर रहे हो, जब बिजनेस बंद कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली सारे पार्टनर्स रिटायर हो रहे हैं, तो यहां तो सारे पार्टनर्स का बैलेंस करंट अकाउंट का ट्रांसफर होगा कैपिटल अकाउंट में। खुद सोचो ना बेटा, जो जो चीजें बच गई हैं अब वही लूंगा। आप देख लो ये मैं यूज कर चुका हूं, ठीक है, लायबिलिटी में ये यूज कर चुका हूं, तो ये कैपिटल अकाउंट में आ ही नहीं सकता। कैपिटल अकाउंट में एक तो ये आया, दूसरा करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट में भी सुन लो, रॉबर्टो को 25,000 देने हैं बेटा। ये पॉजिटिव का मतलब क्या है, एनालिसिस क्या है? 25,000 रॉबर्टो को देने हैं, बिजनेस को पार्टनर को देने हैं 25,000, और संगीता से 10,000 लेने हैं। सर जब 25,000 देने तो इसकी वेल्थ बढ़ेगी, वेल्थ बढ़ेगी तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। सर जब 10,000 संगीता से लेने तो वेल्थ कम होगी तो कैपिटल पे डेबिट पे आएगा, तो 25,000 बेटा क्रेडिट पे रॉबर्टो का। देख लो करंट अकाउंट बैलेंस, जब जब रिटायर्ड पार्टनर होगा या डिसोल्यूशन होगी आप करंट अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर करेंगे। तो रॉबर्टो का पॉजिटिव था तो मैंने यहां लिखा, सर संगीता का नेगेटिव है तो मैं यहां लिखूंगा करंट अकाउंट, क्योंकि बेटा उसको अब बेटा बिजनेस बंद हो रहा है, सारे पैसे लेकर जाएंगे, अब वो जितने भी उनके ड्यूज थे वो सब लेकर जाएंगे वो। तो बेटा रॉबर्टो का यहाँ नहीं आएगा, यहाँ संगीता से 10,000 लेंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है सर? हमें जल्दी बता दें। क्या बेटा मैं पूरा आपको जब करवा रहा हूँ तो सब चीजें लिखवा देता हूँ। और क्या आता है बेटा? सर बैलेंस भी आता है, गेन ऑन रियलाइजेशन, करंट अकाउंट। बेटा अगर पार्टनर टेक्स अवे एनीथिंग होता है तो वो भी आता है। अगर पार्टनर कोई नॉन करंट एसेट ले जाता तो वो भी आता है, यहाँ नहीं लिख रहा। सर वो क्यों आता है? भाई पार्टनर विड्रॉ कर रहा है ना बिजनेस से, जब विड्रॉ करेगा उसकी वेल्थ कम हो जाएगी, तो बेटा मैं डेबिट साइड पे लिखूंगा। सर और क्या आएगा चेक कर लो बेटा।
सर और कुछ भी नहीं है, देख लें आप, और कुछ भी नहीं है बेटा। अब बेटा सुन लो, जब हम नॉर्मल कैपिटल अकाउंट बनाते हैं हम दोनों साइड को प्लस करते हैं बेटा और सीडी निकालते हैं। सर यहाँ सीडी नहीं निकलेगा, क्यों? अबे भाई बिजनेस तो अगले साल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, बिजनेस तो आज ही बंद हो रहा है। तो बेटा हमने क्या पढ़ा है, जब आज बिजनेस बंद हो रहा है तो क्या ओनर ने जितनी इन्वेस्टमेंट लगाई थी वो सारे पैसे उसको वापस करेंगे। अहमद गुडविल दिख रहा है आपको? चेक करो, गुडविल है कहीं पे? तो बेटा देखो सर, जब अब बिजनेस बंद हो रहा है तो मैं जो बैलेंसिंग फिगर निकालूंगा उसमें बैलेंस सीडी आएगा। बेटा आज तक कभी अहमद आया नहीं है गुडविल, कभी भी रियलाइजेशन के सवाल में गुडविल आया नहीं है दोस्त। तो बेटा मैं यहाँ बैलेंस सीडी नहीं लिखूंगा, देखें यहाँ बैलेंस सीडी नहीं लिखा जाता, यहाँ बैंक से बैलेंसिंग फिगर निकाली जाती है। क्योंकि अब मैं जब बिजनेस बंद कर रहा हूं और सारी चीजें बेच चुके हैं, हमारे पास पैसे आ चुके हैं बेटा, तो अब मैं बैलेंसिंग फिगर निकालूंगा और पार्टनर्स को पैसे देके बिजनेस को ताला लग जाएगा बेटा, बस बिजनेस पे सील लग गई, अब कभी भी बिजनेस ही वाला नहीं खुल सकता। तो बताओ बेटा टोटल कितना आ रहा है? सर कभी ऐसा हो सकता है कि पार्टनर का शेयर ज्यादा और बैंक में पैसे कम हो। बिल्कुल ऐसा हो सकता है सर। तो ये जरूरी तो नहीं है ना कि हमेशा अपना बैंक अकाउंट बैलेंस करेगा? नहीं, बैंक अकाउंट तो हमेशा बैलेंस करेगा बेटा। कभी किसी पार्टनर को कम पैसे दे देंगे और बोलेंगे कि दूसरा पार्टनर तुम्हें सेट ऑफ कर देगा अगर वो ज्यादा विड्रॉ करके चला गया होगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन बैंक अकाउंट हमेशा बैलेंस होगा बेटा। बैंक अकाउंट अगर बैलेंस नहीं हो रहा इसका मतलब आपने सवाल गलत किया है। चले बेटा बैंक बताएं कितना आ रहा है? हाँ 7। बेटा बता दें कितना कितना आ रहा है बैलेंसिंग फिगर? सर ये देख लें आप, 139,800 रॉबर्टो को दूंगा बेटा, और सर 53,200 संगीता को देके बिजनेस बंद हो जाएगा। क्या ये क्लियर है बेटा? जल्दी बता दें क्लास। यस सर। इंस्टा पे भी आप लाइव हो? अबे नहीं, वो पागल बोल रहा है, मैं इंस्टा पे जवाब दे रहा हूँ, मेरा फोन हैंग हो गया है। यहाँ पे एक ही जूम से एक ही लाइव होता है यार, अगर 2-3 लाइव हो तो बताना यार। यूट्यूब पे भी लाइव देंगे, चैनल वैनल तो बनाना। जरा पूछना यार हमजा से पूछना यार जरा। हमजा को मैं ही तो बताता हूँ। अच्छा हमजा को तू बताता है? हमजा का चौरा बन। सर बैंक अकाउंट बनाते हैं, हमने पढ़ा है जब भी कोई अकाउंट खोलते हैं बीडी से स्टार्ट होता है। सर आप ये बीडी नेगेटिव क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि बेटा इस सवाल में ओवरड्राफ्ट है, आप चेक कर लें, अभी आप आए थे ना चेक करके बेटा, ये देखें ये रहा सर, लायबिलिटी में लिखा हुआ है ओवरड्राफ्ट। तो आ जाओ बेटा 5,000 ओवरड्राफ्ट। अब बेटा देखो जितने भी पैसे आए हैं या जितने भी पैसे जाएंगे वो सब आएगा बैंक अकाउंट में। आओ समझा देता हूं सर। एसओएफपी का तो कोई आइटम आएगा ही नहीं बैंक अकाउंट में, ये कभी भी नहीं आएगा बेटा। याद करने का तरीका बता रहा हूं, सिर्फ यहां से सिर्फ बीडी आएगा, बस बैंक का नाम ढूंढना है ना बेटा, जहां जहां बैंक आया है। अब देखो सर नॉन करंट एसेट सेल किए ना, एंट्री क्या बनी होगी? बैंक डेबिट, नॉन करंट एसेट क्रेडिट। सर बैंक आ रहे हैं ना डेबिट पे, पैसे आए हैं, नॉन करंट एसेट जा रहे हैं तो बैंक से पैसे आए हैं। जी हरीम, इनकम्प्लीट अकाउंट इनकम्प्लीट जैसा बनेगा तो नॉन करंट एसेट सेल किए बेटा तो पैसे आ रहे हैं, तो ले लो बेटा नॉन करंट एसेट डेबिट पे। हसन सुन लो, पूरा खाली छोड़ा था तुमने ये 1,70,000 आ गए हैं सर। उसके बाद बेटा सर इन्वेंट्री बेची है, खुद सोचो क्या एंट्री बनाई होगी? बेची है ना, पैसे आए होंगे, बैंक डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। सर 42,000। अब बेटा यहाँ मैं आपको जो बता रहा हूँ इन्वेंट्री क्रेडिट, इन्वेंट्री बेसिकली क्रेडिट नहीं होता, रियलाइजेशन क्रेडिट होता है। ठीक है, मैंने आपको एंट्रीज से पढ़ाया नहीं है, पढ़ाऊंगा कंफ्यूज हो जाओगे, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो बस बैंक डेबिट के पर्सपेक्टिव से याद रखो 42,000 की इन्वेंट्री बेची है बेटा। आगे है सर, उसके बाद बस ये याद रखो, याद करने का तरीका, एडिशनल इंफॉर्मेशन से ही बैंक बनेगा बेटा, और ऊपर एसओएफपी से सिर्फ ओवरड्राफ्ट आएगा बस। आगे आ जाए सर, ट्रेड रिसीवेबल्स वर सेटल आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 20%। बेटा अभी हमने निकाला था ना, ट्रेड रिसीवेबल्स ने कितने पैसे दिए? मैं मांगता था ट्रेड रिसीवेबल से 15,000, लेकिन ट्रेड रिसीवेबल वालों ने 3,000 का डिस्काउंट के बाद दिए, यानी बैंक 12,000 से डेबिट हुआ होगा बेटा। आ जाओ, बैंक डेबिट 12,000। बैंक लिख रहा हूं यार, क्या हो गया मुझे? ट्रेड रिसीवेबल्स आएगा बेटा, रिसीट्स फ्रॉम रिसीवेबल्स लिख लेना, इन्वेंट्री सोल्ड, नॉन करंट एसेट सोल्ड, ये वर्ड यूज करिएगा बेटा। कितना है? 12,000।
आगे आ जाए सर। उसके बाद बेटा देखो सर, ट्रेड पेबल्स वर सेटल्ड आफ्टर टेकिंग डिस्काउंट। ट्रेड पेबल्स को बेटा मैं पैसे पे कर रहा हूं, जब मैं पैसे पे कर रहा हूं सर तो बैंक क्रेडिट होगा, पैसे जाएंगे बेटा। कितना सेटल किया था यहाँ देखो, 30,000 का पेबल्स था, 3,000 का डिस्काउंट मिल के बाद 27,000 पेमेंट की। जब 27,000 पेमेंट की है सर तो क्रेडिट पे आ जाएगा बैंक अकाउंट पे। ट्रेड पेबल्स क्रेडिट 27,000, पेमेंट फ्रॉम पेबल्स ऑब्वियसली 27,000। सर आखिरी चीज डिसोल्यूशन एक्सपेंस। सर पेमेंट की है और लिख के भी दिया आपके, कितना नेक एग्जामिनर है देखो, लिख के दिया चेक से पेमेंट हुई है तो ले जाओ सर, पेमेंट की है यानी बैंक कम होगा, डिसोल्यूशन एक्सपेंस। बेटा देखो 1000 तरीके हैं याद करने के, इस तरह समझ नहीं आ रहा, एक और तरीका है देखो, ये देखो यहाँ नॉन करंट एसेट कहाँ लिया है बेटा, क्रेडिट पे पढ़ा है ना, एवरी ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। एवरी एंट्री हैज अ डेबिट एंड अ क्रेडिट। अगर यहाँ क्रेडिट हो रहा है तो बैंक में डेबिट होगा, अगर यहाँ क्रेडिट हो रहा है तो बैंक में डेबिट होगा, अगर यहाँ क्रेडिट हो रहा है तो बैंक में डेबिट होगा। देख लो सर, यहाँ अगर डेबिट हो रहा है बैंक में क्रेडिट होगा, सर यहाँ अगर डेबिट हो रहा है बैंक में क्रेडिट होगा। 1000 तरीके हैं बेटा जिससे आप रिटेन कर सकते हो। क्लियर है? आगे हैं सर। उसके बाद बैंक यहाँ भी आ रहा है बेटा, ये जो अभी आपने बैलेंसिंग फिगर निकाली थी बेटा, ये देखो कि हम पार्टनर को पैसे देके रवाना करेंगे। यहाँ बैंक डेबिट पे आ रहा है बेटा, उसको पैसे देंगे, वहां आ जाएगा क्रेडिट पे। तो बेटा नाम लिखूंगा रॉबर्टो 139800, आ जाए रॉबर्टो कैपिटल 139800। और सर संगीता कैपिटल। बेटा देखो अब आप इतने बड़े हो गए हो कि खुद अपनी याद करने की टेक्निक्स बनाओ बेटा, खुद से दिमाग नहीं चलाओगे कुछ नहीं होगा। हर चीज थोड़ी कोई आके करवाएगा बेटा, ये तो चलो मैं इतना अच्छा हूं कि करवा देता हूँ, वरना क्या होगा 53,200। चलो डिसोल्यूशन एक्सपेंस कितना था यार, लिख ले, पढ़ ले क्या था वर्ड, कितनी अमाउंट थी, 4,000। सर ये हमेशा बैलेंस होगा, अगर ये बैलेंस नहीं होगा मतलब आपने गलत किया है। तो टोटल करो बेटा, देखो कितना आता है और देखो बैलेंस होता है बेटा, ये हमेशा मैच होगा, ये अगर मैच नहीं होगा आपने गलत किया है। सर जी दोस्त बोले, ये आपने ये नॉन करंट एसेट्स 117 है 175 है, सॉरी ये ले, ठीक है दोस्त। चले बेटा बता दें टोटल क्या आ रहा है। अबे सेल्फ ऑब्सेस्ड की क्या बात है अहमद, एक बंदा मेहनत कर रहा है तो नहीं बोलेगा क्या यार। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, मतलब आई एम नॉट प्राउड ऑफ यू ऑल बट आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। चल बताए कितना आ रहा है यार, 2,29,000। दोनों साइड मैच हो रही है बेटा, चेक करो। चले थैंक यू सो मच। चले बेटा आगे हैं, क्या ये क्लियर है बेटा, जल्दी बता दो क्या ये क्लियर है। सर अगला सवाल, सर बोलता है केविन रन्स अ स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ही इज कंसीडरिंग व्हिच मेथड ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन ही शुड यूज। देख लो बेटा कॉस्टिंग के साथ इन्वेंटरी डाला है। स्टेट टू एडवांटेज just to a business of each of the following methods of valuation, FIFO, LIFO, EFCO। सर अब आपने LIFO तो पढ़ाया ही नहीं है बेटा, LIFO की कैलकुलेशन सुन लो, LIFO की कैलकुलेशन इज नॉट इन योर कोर्स, लेकिन बेटा LIFO के एडवांटेजेस आर इन योर कोर्स। मैंने आपको जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था बेटा LIFO क्या होता है, जो पहले आएगा वो बाद में बिकेगा। नाम क्या है, FIFO क्या है, जो फर्स्ट इन है वो फर्स्ट आउट, जो पहले आया है वो पहले जाएगा। LIFO क्या है, जो आखिर में आया है वो पहले जाएगा। ये मैंने आपको सिर्फ बताया था, कैलकुलेशन हमने नहीं सीखी, इसकी कैलकुलेशन आपके एग्जाम में नहीं है, पहले थी जब मैं ए लेवल्स कर रहा था बेटा तो LIFO था, उस वक्त हम पढ़ते थे, लेकिन उसके बाद निकाल दिया बेटा क्योंकि कोई कंपनी LIFO यूज ही नहीं करती, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। मैंने आप लोगों से कहा था बेटा अगर हम जो लास्ट में इन्वेंट्री आएगा अगर वो पहले बेच देंगे तो जो पुराना इन्वेंट्री होगा वो तो पड़े पड़े वेयर हाउस में आउटडेट हो जाएगा, इसीलिए कोई कंपनी LIFO यूज नहीं करती। इस तरह तो कंपनी का स्टॉक में इतना ही नुकसान हो जाएगा बेटा, इन्वेंट्री में इतना ज्यादा लॉस हो जाएगा, इसीलिए LIFO मेथड यूज नहीं होता। उसने आपके कोर्स में सिर्फ एडवांटेजेस डाले। अब आए भाई ने आपको थ्योरी में लिख के दिया है बेटा, आ जाओ ये देख लें सर, LIFO नहीं है इसमें, अगले साल डाल दूंगा बेटा, आ जाए अभी मैं आपको लिखवा दूंगा। इजी टू अप्लाई सर, ये हर जगह चिपकाना बेटा, ये हर जगह चिपकाना, अगर कहीं समझ ना आ रहा हो ना एडवांटेज डिसएडवांटेज, इजी टू अप्लाई चिपका देना। तो बेटा इजी टू अप्लाई डाल दें। फिर दूसरा इन्वेंट्री डज नॉट गेट आउटडेटेड, मैनिपुलेशन ऑफ इनकम इज नॉट पॉसिबल, लिख लो बेटा 2 पॉइंट्स, आ जाओ इजी टू अप्लाई सर। आंसर इन्वेंट्री डज नॉट गेट आउटडेटेड, ऑब्वियसली बेटा जब पुराना माल पहले जो पहले आया है वो पहले जाएगा तो आउटडेट नहीं होगा। हाँ तला हर जगह लिख लियो, आगे आओ सर। LIFO में क्या है सर, सिंपल टू कैलकुलेट,
कुछ जगह इजी टू अप्लाई लिख दिया करो, कुछ जगह सिंपल टू कैलकुलेट लिख दिया करो बेटा। आगे आ जाए सर, चला बस कर ले यार। सर यहां क्या होगा, व्हेन प्राइसेस विल राइज when prices will rise profit will fall। सर ये क्या बात हुई, ये एडवांटेज कैसे हुआ, when prices will rise profit will fall, ये एडवांटेज कैसे है सर? सर देखें बेटा, देखो कंपनी क्या करती है, कभी कभार मैंने आपसे कल बात की थी कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, कल या जब भी हम पढ़ रहे थे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, मैंने आपको बताया था कंपनी क्या करती है भाई, कंपनी जो है भाई वो अपना प्रॉफिट ज्यादा दिखाने के चक्कर में, शेयर होल्डर्स को अट्रैक्ट करने के चक्कर में डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग पे आ जाती है। इसी तरह बेटा इन्वेंट्री का मेथड भी वो चेंज कर सकती है ना, तो अगर उसको प्रॉफिट किसी साल कम करना होगा तो वो क्या करती है, लीफो में हमेशा प्रॉफिट कम आता है बेटा अगर प्राइसेस गिरेंगी। क्यों कम आएगा सर? जो आपने आखिर में मान लिया, अगर आप वो पहले बेचेंगे तो ऑब्वियसली वो आपको महंगा पड़ा है बेटा, जो आपने पुराना लिया हुआ होगा बेटा वो आपको सस्ता होगा एज कम्पेयर टू जो नया आपने लिया है। एक सेकंड रुक जाओ यार, जरा मैं इसको आईपैड को चार्ज पे लगा। तो बेटा देखें, जब प्राइसेस राइज होती है तो प्रॉफिट गिरता है बेटा लीफो में, सीधी सीधी बात है ना बेटा। जो सबसे लेटेस्ट इन्वेंट्री आपने खरीदा होगा उसकी वजह से क्या होगा सर, आपका प्रॉफिट गिर जाएगा, आपको महंगा आइटम पड़ेगा। एफको के बेटा भाई ने यहाँ लिखे हुए आ जाए, वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। मैंने आपसे कहा था बेटा कि 99% ऑफ द कंपनीज एफको ही यूज करती हैं, वेटेड एवरेज रेट, नया पुराना सब एक एवरेज रेट पे निकलता है। तो बेटा वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है, प्रोवाइड्स एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। सर सारी इन्वेंट्री एक ही कॉस्ट पे आएगी, ये तो होगा ही नहीं कि एक ज्यादा कॉस्ट पे आ रही है एक कम कॉस्ट पे आ रही है। तो लिख लो बेटा वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। और सर दूसरा आप यहां से लिख लें बेटा, प्रोवाइड्स एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, प्रोवाइड्स एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। आई होप ये बेटा सबको क्लियर है, थ्योरी है और कुछ भी नहीं। आगे सर क्या लिखता है, केविन मैन्युफैक्चर्स अ सिंगल प्रोडक्ट and he intends to value his clothing inventory at selling price, which includes a markup on cost. Explain why Kevin should not value inventory at this price. सर ये क्या बोल रहा है, हम इन्वेंट्री को क्यों हम सेलिंग प्राइस पे वैल्यू ना करें बेटा? सर आपको याद होगा हमने इन्वेंट्री में पढ़ा था बेटा कि मेरी इन्वेंट्री किस पे रिकॉर्ड होती है बेटा, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे। सर आप कभी भी सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड नहीं करोगे, आप जो बेसिक अकाउंटिंग रूल है, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है इन्वेंट्री का, उस पे वैल्यू करोगे। और वो बेसिक प्रिंसिपल क्या है बेटा, इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। तो बेटा मैं यहां लिखूंगा, देखें, एज इन्वेंट्री is valued at lower of cost or NRV, therefore Kevin cannot value its closing inventory at selling price। और बेटा ये तो मैंने यूं लिख लिया। आगे बेटा इसको अफेक्ट भी बता दो, 3 मार्क्स का। if Kevin will still value it at selling price, खुद सोचो बेटा, सेलिंग प्राइस ज्यादा होती है और कॉस्ट प्राइस हमेशा कम होती है। एक कंपनी जो है बेटा वो जितने का खरीदेगी उससे ज्यादा पे बेचेगी ना बेटा, तो सेलिंग प्राइस तो ज्यादा होगी। और हमने पढ़ा है क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा होता है तो प्रॉफिट बढ़ जाता है बेटा। तो if Kevin will still value its inventory at selling price, its closing inventory at selling price, सस्पेंस में पढ़ाया था बेटा, क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ेगा प्रॉफिट बढ़ेगा। If still Kevin will value its closing inventory at selling price, then it will result in overstatement of profits. Then it will result in overstatement. Then it will result in overstatement of profits and
ओवर स्टेटमेंट ऑफ करंट एसेट्स। बेटा क्लोजिंग इन्वेंटरी करंट एसेट्स में भी तो जाता है, तो दोनों ओवर स्टेट हो जाएंगे बेटा। क्या ये क्लियर है सर? हमें जल्दी से बता दें दोस्त, क्या ये हमें क्लियर है? पढ़ा है ना बेटा हमने इनमें। चले बेटा आगे। सर आगे क्या बोलता है? केविन करंटली यूजेस मार्जिनल कॉस्टिंग बट इज कंसिडरिंग चेंजिंग टू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है सर, कर लेते हैं, हमने तो पढ़ा है। फॉलोइंग बजटेड इंफॉर्मेशन पर यूनिट की अवेलेबल है बेटा। सेलिंग प्राइस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, बजटेड प्रोडक्शन बता दिए, बजटेड फिक्स ओवरहेड्स बता दिए। एट 1 जनवरी देयर वाज नो इन्वेंटरी हेल्ड। ठीक है सर, ओपनिंग इन्वेंटरी 0 है हमारा। और बेटा आपको 2 मंथ्स का डेटा दिया हुआ है, जैन और फेब का। आगे है, प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट ऑफ जैन एंड फेब यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग। सर आपको याद होगा हमने पढ़ा था, जब मार्जिनल कॉस्टिंग से करता हूं बेटा तो हम कॉस्ट कार्ड बनाते हैं, याद करें। और कॉस्ट कार्ड में 3 चीजें आती थी। कॉस्ट कार्ड पर यूनिट बनता है बेटा, 3 चीजें आती थी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स। सर आप चेक कर लें, डायरेक्ट मटेरियल कितना है बेटा? सर 6 का डायरेक्ट मटेरियल है, 3 का डायरेक्ट लेबर है। सर 6 का डायरेक्ट मटेरियल है, 3 का डायरेक्ट लेबर है। वेरिएबल प्रोडक्शन नहीं गिवन बेटा, यानी कॉस्ट कार्ड आ गया 9। आ जाए फॉर्मेट बना लेते हैं बेटा सिंपल। सर सेल्स कैसे निकालने का कहा था? यूनिट सोल्ड इनटू सेलिंग प्राइस। दोनों मंथ्स का साथ बनाता हूं, आ जाओ। सर दोनों मंथ्स के लिए सेम डेटा गिवन है तो प्राइसेस सेम ही रहेंगी बेटा। 20 और 15,000 यूनिट्स बेचे हैं बेटा यहाँ पे, और यहाँ 21,000 बेचे हैं। तो आओ बेटा 20 इंटू 15,000 यूनिट सोल्ड इंटू सेलिंग प्राइस, फॉर्मूला लिखवाया था आपको। 20 इंटू 15,000 यहाँ आएगा सर, और फेब के लिए क्या होगा? 20 इंटू 21,000। बता दो दोस्त क्या क्या वैल्यू आ रही है? आई थिंक यहाँ तो 4,20,000 आ जाएगा, आप लोग कंफर्म भी करते हैं। और यहाँ आ जाएगा 3 लाख बेटा, बता दो यही आ रहा है। 4,20,000 है, 4,200,000 है। हाँ सही है, ठीक है ना, सही है। आगे हैं सर, उसके बाद मैंने आपसे क्या कहा था? हम लिखते हैं लेस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स। आ जाए सर, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स। सर ओपनिंग इन्वेंट्री, सर जनवरी की सेल्स अगले कॉलम में जाएगी। लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये लो दोस्त, सांस आ रही है अब तुम्हें? आगे सर क्या पढ़ा था? सर ये कैसे निकालूंगा? सर यूनिट्स इनटू कॉस्ट कार्ड, यूनिट्स इनटू कॉस्ट कार्ड, यूनिट्स इनटू कॉस्ट कार्ड। ओपनिंग इन्वेंट्री जैन में तो 0 इसने कहा था, कॉस्ट कार्ड 9 है, तो बेटा यहाँ तो ओपनिंग इन्वेंट्री 0 आ जाएगी। अच्छा सर आप प्रोडक्शन देखें कितना है इस साल का? सर प्रोडक्शन है 18,000, तो आ जाओ बेटा यूनिट्स इनटू कॉस्ट कार्ड कर लेते हैं। 18,000 इंटू 9 बताओ बेटा कितना आता है? सर 18,000 इंटू 9 162,000 प्रोडक्शन आ गई बेटा। सर अगले साल के लिए भी देख लो, अगले मंथ के लिए, सॉरी फरवरी की कितनी है बेटा? 18,000 यूनिट्स ही हैं सर। आ जाए सर 18,000 इंटू 9 तो यही आएगा बेटा 1,62,000। अभी मैं ओपनिंग इन्वेंट्री फरवरी का नहीं ले रहा बेटा, ठीक है? मैं क्या कर रहा हूँ यार, ये ले सर क्लोजिंग इन्वेंट्री पे। सर मैंने आपसे कहा था इन सब में से अगर किसी के भी यूनिट्स ना गिवन हो तो आप एक फॉर्मूला से निकाल सकते हो। क्या फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, याद करो। सर सेल्स के यूनिट्स बराबर होते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स प्लस प्रोडक्शन के यूनिट्स माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स। तो बेटा सर सेल्स के यूनिट्स जनवरी की बात कर रहा हूं बेटा। अभी सेल्स के यूनिट्स जनवरी के 15,000 है बेटा। ओपनिंग 0 था, इसने कहा था, ये रहा, देयर वाज नो ओपनिंग इन्वेंट्री हेल्ड एट जनवरी। सर प्रोडक्शन कितना है? सर 18,000। सर क्लोजिंग निकल जाएगा। सर यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री आ रहा है 3,000। सर जब ये जैन का क्लोजिंग है तो ऑटोमेटिकली फेब का ओपनिंग भी आ जाएगा बेटा, हमने बात की थी, फेब का ओपनिंग भी 3,000 होगा बेटा। तो आ जाए सर, फेब का ओपनिंग 3,000 है इंटू 9 27,000 आ जाएगा बेटा। सर जनवरी का क्लोजिंग भी यही है, 3,000 इंटू 9 27,000 आ जाएगा। अब आ जाए बेटा हम निकाल लेते हैं सर, हम निकाल लेते हैं फरवरी की क्लोजिंग। आओ फरवरी की क्लोजिंग निकाल लेते हैं सर इसी फॉर्मूला से। सर सेल्स है 21,000, सर ओपनिंग इन्वेंट्री है 3,000, सर प्रोडक्शन वही 18,000 है बेटा, माइनस क्लोजिंग। हाँ भाई कितना आ रहा है ये बताओ? क्लोजिंग इन्वेंट्री 0 आ रहा है बेटा, चेक करो, क्लोजिंग इन्वेंट्री 0 आ रहा है दोस्त। सर 0 इंटू 9, सर यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री 0 है। बता दें बेटा वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स। सर और क्या आपने पढ़ाया था? सर आपने बताया था एक एडिशनल चीज आती है वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड, जो यहाँ आती है बेटा क्लोजिंग इन्वेंट्री के बाद। ऐड करता हूँ, यहाँ है नहीं सर तो नहीं लूंगा। कॉस्ट कार्ड में सिर्फ प्रोडक्शन ओवरहेड आता है, लेकिन यहाँ अलग से वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड आता है। आपको लॉजिक दी थी बेटा, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड हमेशा यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई होता है, तो अगर उसको कॉस्ट कार्ड में डाल दूंगा तो वो यहाँ से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से भी हो जाएगा, यहाँ से भी हो जाएगा। जबकि वेरिएबल सेलिंग का मतलब क्या है? यूनिट सेल होंगे तो कॉस्ट लगेगी,
तो उसको हमेशा यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए अलग आइटम ट्रीट करते हैं। तो बताओ बेटा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आ रही है? 135,000 टोटल है बेटा जैन का। फेब का भी बता दें सर, बोलो बेटा। $189,000 सर। सीएम निकाल लें सर, कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाल लें सर। बताओ बेटा कंट्रीब्यूशन क्या रिपीट करूं अहमद? 165,000 ये आ गया बेटा। और फेब का बताओ 231,000। अहमद क्या रिपीट करूं बताओ? क्लोजिंग वाला बेटा ये रहा क्लोजिंग। देखो सर इस फॉर्मूले से निकलेगा, अगर कभी भी सेल्स या ओपनिंग इन्वेंट्री या प्रोडक्शन या क्लोजिंग कोई भी एक चीज ना दी हुई हो तो इस फॉर्मूले से निकालना। इस फॉर्मूले की लॉजिक भी सुन लो भाई। सर जितना इस दफा पिछली दफा नहीं बिका था वो, इस दफा जितना बनाया वो, और इस दफा जो नहीं बेच पाया ये किसके बराबर होगा? सेल्स के। सीधी सीधी बात है ना बेटा। आपके पास ये टोटल इन्वेंट्री है और इसमें से इतना नहीं बिका, तो सर कितना बिका होगा? 15,000। खुद सोचो ना, अगर 18,000 और 0 ओपनिंग और प्रोडक्शन है, यानी इस दफा मेरे पास गुड्स 18,000 है, जिसमें से बिके कितने नहीं है? 3,000 नहीं बिके, तो बेटा 15,000 बेचे इस दफा, और यही 3,000 इस दफा का ओपनिंग हो गया। तो यहां मैंने फेब की सेल्स डाली, ओपनिंग इन्वेंट्री डाला, फेब की प्रोडक्शन डाली, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री 0 आ गई। क्लियर है अहमद? ओ भाई ये कौन कौन क्लास छोड़ के जा रहा है यार? चले हैं सर आगे हैं सर। इसके बाद क्या आता है सर? यहाँ पे फिक्स की 3 चीजें आती हैं, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, फिक्स सेलिंग और फिक्स एडमिन। यहाँ एक ही गिवन है बेटा, तो मैं एक ही लूंगा, आपको सिर्फ फॉर्मेट के लिए बता रहा हूँ। फिक्स एडमिन और फिक्स सेलिंग बेटा। तो आ जाए सर ऊपर देख लेते हैं फिक्स कितने हैं। सर खाली इसने मुझे लिख के दिया है बेटा बजटेड फिक्स ओवरहेड्स, एक ही दिया, 100,000 पर मंथ दिया है। अगर पर एनम होता तो डिवाइड करता 12 से पर मंथ निकालने के लिए, तो बेटा 100,000 ले लूं। और सिर्फ बजटेड फिक्स ओवरहेड्स बोला, जब कुछ भी ना बोले अज्यूम करिएगा कि वो प्रोडक्शन होते हैं ओवरहेड्स हमेशा। 100,000 यहाँ लिखो बेटा, ये 0 है, ये 0 है। तो सर मेरा प्रॉफिट कितना आ गया? नेट प्रॉफिट आ गया बेटा 65,000। सर यहाँ भी ऑब्वियसली यही होगा, 100,000 है, हर मंथ के लिए सेम है ना बेटा। 100,000 यहाँ आ गया बेटा 131,000। क्या ये क्लियर है सर? देख लें 5 मार्क्स में कितना सिंपल दिया था, देख लें बेटा 5 मार्क्स। चले बेटा अगला, ऑब्वियस सी बात है बेटा, जब मार्जिन से करवाया तो एब्जॉर्प्शन से भी करवाएगा। सर एब्जॉर्प्शन के कॉस्ट कार्ड में 3 चीजें आती थी, 4 चीजें आती थी, याद करें, मैंने आप लोगों को बताया था बेटा। अच्छा कल उर्दू का पेपर है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड। सर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर तो वही ऊपर वाला ले लो बेटा, ये रहा सर 6 और 3, और वेरिएबल तो कुछ था नहीं बेटा, 6 और 3, वेरिएबल 0। अब बेटा देखो कॉस्ट कार्ड पर यूनिट बनता है सर, तो आपको फिक्स प्रोडक्शन भी पर यूनिट चाहिए, लेकिन आप देखो फिक्स प्रोडक्शन कितना दिया हुआ है? 100,000 पर मंथ दिया हुआ है, आपको पर यूनिट चाहिए। और मैंने आप लोगों से बताया था सर, हमेशा याद रखिएगा फिक्स्ड ओवरहेड्स हमेशा बजटेड प्रोडक्शन या नॉर्मल एक्टिविटी से डिवाइड होते हैं। पर यूनिट निकालने के लिए आप इसको नॉर्मल एक्टिविटी या बजटेड प्रोडक्शन से डिवाइड करेंगे। ये जो प्रोडक्शन गिवन है बेटा, ये एक्चुअल प्रोडक्शन है, इससे कभी भी नहीं लूंगा बेटा। याद है ना ओएआर का फॉर्मूला, ओवरहेड एनालिसिस शीट में पढ़ा था, बजटेड ओवरहेड्स अपॉन बजटेड बेसिस। ये बजटेड ओवरहेड्स है तो डिवाइड भी बजटेड की प्रोडक्शन से होंगे, एक्चुअल से नहीं। हमेशा ओएआर बजटेड से निकलता है, एक्चुअल से नहीं निकलता। तो सर यहां मुझे पर यूनिट निकालना पड़ेगा। तो अगर 100,000 बेटा पर मंथ है और 20,000 यूनिट्स बनाया बेटा, तो डिवाइड कर दूं सर? बताएं डिवाइड करके बेटा कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, 5 आ रहा है दोस्त, चेक करो। चेक करो दोस्त, 5 आ रहा है। अहमद मार्जिनल में कंट्रीब्यूशन लिखते हैं, पढ़ा है ना? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि फिक्स का एलिमेंट अलग से आता है। एब्जॉर्प्शन में ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे, अभी देखना। तो सर ये 5 आ रहा है सर, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड 5, यानी यहाँ पे जो कॉस्ट कार्ड होगा बेटा उसका टोटल होगा 63 14 होगा बेटा।
आ जाए सर। सेल्स उसी तरह बेटा, यूनिट सोल्ड इनटू सेलिंग प्राइस। आ जाओ सर। अब चाहे मार्जिनल हो चाहे एब्जॉर्प्शन हो, सेल्स तो सेम होंगी, 20 इंटू 15,000 और 20 इंटू 21,000। सर ये आ गया 3 लाख। सर ये आ गया 3 लाख। सर ये आ गया 4,20,000। सर मार्जिनल में लेस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखता था, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट कॉस्ट कार्ड में लेता था। यहां कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखूंगा इनकम स्टेटमेंट की तरह बेटा, क्योंकि यहाँ टोटल कॉस्ट आ रही है। देख लो, वेरिएबल भी आ रही है, फिक्स भी आ रही है। अहमद समझ आ रहा है ये? ओपनिंग इन्वेंट्री सर 0 था यहाँ का, इनटू कॉस्ट कार्ड 14। सर यहाँ का ओपनिंग इन्वेंट्री कितना था देख लें सर, 3,000 था, तो 3,000 इंटू 14 होगा बेटा। 9 तो वेरिएबल है ना, वेरिएबल का कॉस्ट कार्ड है ना दोस्त। 3,000 इंटू 14। सर प्रोडक्शन दोनों सालों की 18,000 थी। 18,000 इंटू 14। सर यहाँ भी 18,000 इंटू 14। सर लेस क्लोजिंग अभी पीछे निकाल के आए थे बेटा। सर इसके 3,000 यूनिट्स निकाले थे, इंटू 14 कर दूंगा। सर यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री 0 आ रहा था, इंटू 14। बताओ जरा वैल्यूज बेटा जल्दी जल्दी कितना आ रहा है सर, जल्दी जल्दी बता दें वैल्यूज। ये 0 है बेटा, यहाँ का क्लोजिंग भी 0 है। बाकी वैल्यूज आप लोग बताएं जल्दी जल्दी। जल्दी बता दो बेटा, बोले सर वैल्यूज बताएं। $42,000 क्या आ रहा है भाई? यार थोड़ा हाथ तेज चला लें बेटा, इतना टाइम नहीं है। वैल्यूज बता दें। 2,000 प्रोडक्शन है, परचेजेस मत लिखना हरीम। यहाँ 42,000 आ रहा है। अब बेटा सुन लो, मैंने आपको जब पढ़ाया था मैंने आपसे कहा था एब्जॉर्प्शन में एक और चीज आती है, अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन, और मैंने पूरी प्रॉपर लॉजिक दी थी, रिकॉर्डेड लेक्चर याद कर लें। हम हर साल क्या करते हैं सर, इधर देख लें, मैं यहाँ कर लेता हूँ अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन जनवरी की। सर मैं अपनी नॉर्मल एक्टिविटी को कंपेयर करता हूँ अपने एक्चुअल प्रोडक्शन से। नॉर्मल एक्टिविटी कितनी है बेटा, देखो जरा यहाँ, या बजटेड प्रोडक्शन बेटा कितनी है 20,000। एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है बेटा 18,000। सर हमने अभी क्या पढ़ा, फिक्स कॉस्ट हमेशा मल्टीप्लाई किससे होता है बेटा, नॉर्मल एक्टिविटी से। लेकिन जब आपने कॉस्ट कार्ड में ले लिया है तो आपने प्रोडक्शन 18,000 से मल्टीप्लाई किया है। होना 20 से चाहिए था, आपने 18 से मल्टीप्लाई किया। हमने पढ़ा था जब नॉर्मल एक्टिविटी ज्यादा होगी एक्चुअल कम होगी तो अंडर होगा। याद है बेटा? अंडर है ओवर है? हाँ हरीम क्या किया तुमने, ओवर ले लिया आपने मिस हरीम। अंडर होगा ना बेटा। कितने से अंडर है सर? सर 2,000 यूनिट से अंडर है। क्या कहा था, कैसे निकलेगा अंडर? यहाँ देखो, यहाँ देखो, अंडर एब्जॉर्प्शन ऐड होगी पहले तो। सर ये अंडर की लॉजिक आपने क्या बताई थी? सर आप चेक करें, आप चेक करो बेटा, ये फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड 5 है, ये 20,000 यूनिट्स पे, लेकिन आपने प्रोडक्शन में कितने यूनिट्स पे लिया है? 18,000 को 14 से मल्टीप्लाई किया, तो इस 14 में 5 शामिल है ना बेटा। आपको फिक्स प्रोडक्शन हमेशा बजटेड से मल्टीप्लाई होता है, 20 से होता है। तो बेटा इधर देख लो, एक सेकेंड। सॉरी, हाँ ओवर है, सॉरी माय बैड, ओवर है बेटा ये, सॉरी ओवर है बेटा ये। और ओवर होता है बेटा लेस, देख लो इधर, ओवर होता है बेटा लेस, यहाँ देख लें, लेस ओवर। और ये ओवर कैसे निकालता हूं सर? यूनिट्स ओवर के कितने थे? 2,000 इनटू फिक्स का रेट 10,000 आ गया बेटा। अहमद ये क्लियर हो रहा है? अहमद फिक्स हमेशा 20,000 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, हमने 18,000 से मल्टीप्लाई किया है दोस्त। क्लियर है?
अहमद बताओ बेटा ये कितना आ रहा है क्लास, बताओ बेटा ये कितना आ रहा है क्लास। ओ भाई यार तुम लोग क्या पागल वागल हो गए हो क्या? अंडर है ना यार ये, तुम लोग क्या हरकतें कर रहे हो भाई? ये अंडर है ना यार, मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था। ये देखो इधर, इधर देखो, हमें 20,000 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, हमने 18,000 से मल्टीप्लाई किया है, तो कम से मल्टीप्लाई किया है ना बेटा, कम से किया है। 2,000 की कॉस्ट कम से लगाई है, लिखवाया था ना। नॉर्मल एक्टिविटी जब ज्यादा होगी, एक्चुअल कम होगी, तो अंडर है। इस केस में अंडर है ना दोस्त। फिक्स ओवरहेड की कॉस्ट 20,000 रुपए निकालनी थी, आपने 18,000 रुपए निकाली है, तो अंडर हुआ ना। ओवर कहां से हुआ बताओ जरा। हाँ भाई हरीम बताओ, सुमामा बताओ, अंडर कहां से है? ओवर कहां से है? नॉर्मल एक्टिविटी कम कहां है बेटा? 20,000 है, ज्यादा है नॉर्मल एक्टिविटी। देखो एक्चुअल कम है, एक्चुअल कम होती है तो मैंने कम से कॉस्ट लगाई हुई है ना। अजीब हो यार, अंडर ऐड होता है बेटा। अजीब हरकतें कर रहे हो बेटा। बताओ ये कितना आ रहा है सर, बताएं यार। अहमद देखो, अहमद देखो, फिक्स ओवरहेड्स 20,000 इंटू 5 होना चाहिए। आपने यहाँ 18,000 इंटू 14 किया है, इस 14 में 5 शामिल है, यानी आपने 5 को 18,000 से मल्टीप्लाई किया है, जबकि 5 हमेशा 20,000 से मल्टीप्लाई होगा, तो कम से मल्टीप्लाई किया ना, तो ज्यादा करना पड़ेगा। तो ऐड करूंगा दोस्त, कितना आ रहा है बेटा बताओ। कॉस्ट ऑफ सेल्स बताओ कितना आ रहा है, जल्दी से बता दें। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आ रहा है बेटा? और बेटा यहाँ पे भी अंडर ही होगा, क्योंकि प्रोडक्शन सेम है। प्रोडक्शन तो दोनों महीने सेम है ना, 18,000। यहाँ भी यही होगा, कितना? 10,000। और ये 252 होगा, और ये ओपनिंग इन्वेंट्री 42,000 होगा। बताओ बेटा वैल्यूज। 2,20,000 यहाँ का आया, 80,000 ग्रॉस प्रॉफिट आया। यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट लिखता हूँ, सीएम नहीं लिखता बेटा। अब बता दो मुझे ये इसका कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आ रहा है बेटा? इसका भी 2,20 आ रहा है क्या? ऐसा हो नहीं सकता यार, है तो बता दें। यही आ रहा है, 295,000 आ रहा है। जीपी बता दो बेटा, माइनस करके कितना आ रहा है सर? जीपी बता दें माइनस करके कितना आ रहा है? 1,25,000। सर नीचे क्या क्या लेस होता है एब्जॉर्प्शन में? मैंने आपको बताया था, वेरिएबल सेलिंग यहाँ आता है बेटा एब्जॉर्प्शन में, फिक्स सेलिंग यहाँ आता है, फिक्स एडमिन भी यहाँ आता है। सर फिक्स प्रोडक्शन क्यों नहीं आता? सर फिक्स प्रोडक्शन इसलिए नहीं आता कि आप यहाँ कॉस्ट कार्ड में ले जा चुके हो, डबल डबल तो नहीं करोगे ना बेटा। तो ये सब जीरो गिवन है बेटा, ये सब जीरो है, कुछ दिया भाई नहीं सवाल में। तो सर नेट प्रॉफिट भी यही आ गया, यहाँ 80,000 आ गया सर। और सर यहाँ कितना आ गया? 1,25,000। क्या ये क्लियर है? अहमद कर लोगे अब? अब बेटा देखो, रिकंसिलिएशन सिर्फ किसकी बोल रहा है? जनवरी की। मार्जिनल कॉस्ट प्रॉफिट विद एब्जॉर्प्शन, यानी स्टार्ट करूंगा मार्जिनल से। प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग बेटा, फॉर्मेट कितना है प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग? चेक करो ऊपर, जनवरी का जाके प्रॉफिट कितना निकाला था बेटा? सर जनवरी का प्रॉफिट निकाला था 65,000। ऐड करता हूं क्लोजिंग, लेस करता हूं ओपनिंग इन्वेंट्री। यहां कैसे निकलेगा बेटा? क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स कितने ऊपर जाके देखो, 3,000 इनटू ओएआर होता है बेटा 15,000। सर ओपनिंग इन्वेंट्री 0 है, इनटू ओएआर होता है। सर आपका प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन जो आया है वो इससे मैच होना चाहिए। क्या आ रहा है बेटा यहाँ आंसर? 80,000 आ रहा है दोस्त। सर आपका भी 80,000 आ रहा है, देख लें मैच हो गया बेटा, ये देखें मैच हो गया दोस्त। क्लियर है बेटा? तो बेटा गलत है तो क्या सही वैल्यू है आप बता दें। 420 में से 295 माइनस करें, बता दें मुझे सही वैल्यू क्या है। कैलकुलेशन एरर बेटा, कैलकुलेशन भी आप अपने तौर पे नहीं कर सकते।
वलीद बता दो कितना आ रहा है वलीद। मैं करता हूँ यार। सर पहले तो ये 294,000 है, कौन कैलकुलेशन कर रहा है ये? और सर ये आ जाएगा 1,24,000। मतलब बेटा अब कैलकुलेशन भी मैं करूं? बेटा आप लोग इतने बड़े हो गए हो, कैलकुलेटर चलाना नहीं आता बच्चों आपको? अब क्लियर है वलीद? 1,16,000 आ रही है। अबे अलग तरीके से करता है तो कैलकुलेशन करके बता देना बेटा, यहाँ पे माइनस करके बता दो यहाँ क्या आ रहा है। बता दो ना कैलकुलेशन करके बेटा। तो मैच तो मेरा भी हो रहा है दोस्त, कैलकुलेट कर लो। 42 प्लस 252 माइनस 10 284,000। सर और माइनस प्रॉफिट 10 निकाल क्यों लो। कर रहा है? अंडर एम ओ सॉरी 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 ऐड होगा, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, अंडर ऐड होता है बेटा। यहाँ भी ऐड किया था ना, देखो यहाँ भी ऐड किया था ना। अब बता दें कितना आ रहा है? अब बता दो बेटा। 42 प्लस 254 प्लस 10 3,06,000 आ रहा है बेटा। ये माइनस कर दो 420 से, 1,14,000 आ रहा है। चेक करो। (42 प्लस 252 प्लस 10) 3,04,000 है ये, 6,000 नहीं। क्या करते हो यार? माइनस 420, 1,16,000 आ रहा है बेटा। सर ये भी 1,16,000 आएगा। क्या कैलकुलेशन सही की थी अरीमा आपने? चले आगे सर, अगला पार्ट। एडवाइस केविन वेदर और नॉट ही शुड चेंज फ्रॉम मार्जिनल टू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, जस्टिफाई योर आंसर। बेटा इसका सबसे आसान तरीका है, मैं आपको बताता हूँ क्या लिखना है इसमें। सर अगर आप मार्जिनल कॉस्टिंग के फेवर में आंसर लिखना चाहते हैं तो मार्जिनल कॉस्टिंग के एडवांटेजेस और एब्जॉर्प्शन के डिसएडवांटेजेस, आपकी मर्जी है बेटा किस तरह आपको ये टेलर करना है आंसर। और अगर आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के फायदे में लिखना चाहते हैं तो आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के एडवांटेजेस और मार्जिनल के डिसएडवांटेजेस लिखते हैं। ये देख लो बेटा, यहाँ मैंने लिमिटेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग लिखी है, आप यहाँ से लिख सकते हो एडवांटेजेस। यहाँ लिमिटेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन लिखी है, आप यहाँ से लिख सकते हो। तो देख लो बेटा इधर, सर अगर आप मार्जिनल कॉस्टिंग को फेवर देना चाहते हो बेटा, अगर आप मार्जिनल कॉस्टिंग की फेवर में लिखना चाहते हो तो बेटा इसके एडवांटेजेस मार्जिनल के लिखना और एब्जॉर्प्शन के लिमिटेशंस जो थ्योरी में लिखी हुई हैं। और अगर आप वाइस वर्सा करना चाहते हो बेटा, अगर आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के फेवर में लिखना चाहते हो तो आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के एडवांटेजेस लिखना बेटा और मार्जिनल की लिमिटेशंस लिखना। क्या ये क्लियर है सर? हमें सर क्या ये क्लियर है? जल्दी बता दें बेटा।